इन दोस्तों, स्क्रीन में आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 45। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2023 का है। देखिए, डायनेस्टीज आपको दी गई थी, होयसाला, गाहडवल, काकातियाज, यादव। और आपको पूछा गया था कि ईयरली 8th सेंचुरी में कौन सी जो डायनेस्टीज हैं उनके किंगडम हमें देखने को मिलते हैं। नाउ ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92। इसमें आपको किंग का नाम दिया गया था और डायनेस्टीज के साथ मैच करना था और पूछा गया था कितने पेयर जो हैं ये करेक्टली मैच है। ये 2022 का क्वेश्चन है। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें आपको पूछा गया था कि हर्षवर्धन के टाइम पे कौन कौन सी डायनेस्टीज नॉर्दर्न इंडिया में एग्जिस्ट करती थी, और यहाँ पे भी आपको एक तरीके से कोड के हिसाब से आंसर देना था। तो अभी हमने 2023, 2022 और 2021 इन तीनों ही पेपर के सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन को देखा, प्रीलिम्स के। और यहाँ पे हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो नॉर्दर्न इंडिया या सदर्न इंडिया किसी भी तरह की बात हो, लेकिन हमें डायनेस्टीज के ऊपर सवाल देखने को मिल रहे हैं। टाइम पीरियड आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये लगभग 5 से लेकर 12th सेंचुरी तक की बात है। ऐसे ही और भी सवाल हैं, बट उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जब हम इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। तो इस वीडियो में ये एक तरीके का क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स का मतलब ये है कि रिवीजन पर्पस से ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। और एनसीईआरटीज में, स्टैंडर्ड बुक्स में, इन बुक्स में काफ़ी सारे डायनेस्टीज़ के बारे में डिटेल से बात नहीं की गई है। जैसे ये जो मैंने आपको 3 सवाल प्रेजेंट किया यहाँ स्क्रीन में, ये जो 3 क्वेश्चंस है ये एनसीईआरटी से हार्डली सॉल्वेबल है। शायद एक आध डायनेस्टीज का नाम मिल जाए, बट डायरेक्टली रूलर्स वगैरह का नाम जिस तरीके से पूछा गया है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो का पर्पस यही है कि इन सभी गैप्स को फिल किया जाए। नो डाउट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, थीम्स एनसीईआरटी से 4-5 सवाल पूछे गए, तो काफ़ी बड़ा वेटेज आप कह सकते हैं कि न्यू वाली एनसीईआरटी जो थीम्स एनसीईआरटी के नाम से आती है में देखने को मिलेगा। तो इसी वीडियो में हम एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जितने भी रूलर्स हैं, डायनेस्टीज हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं, क्योंकि काफ़ी सारे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे मंक्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म से एसोसिएटेड, उन सबको हम प्रिपेयर करने वाले हैं। तो देखिए, मेरी आपसे क्या उम्मीदें हैं इस वीडियो को लेकर के। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको थीम्स एनसीईआरटी या फिर किसी स्टैंडर्ड बुक्स को जिसे भी आप फॉलो कर रहे हैं वो आपको कवर करना है। और वो आप कैसे करेंगे? तो मैंने कंप्लीट 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़ा दी है। हाँ, 6, 7, 8 को प्रिपेयर करना जरूरी है। काफ़ी छोटे वीडियोस है, बहुत ही कम टाइम में, एक दिन भी बैठेंगे आप तो ये तीनों ही क्लास के जो है बुक खत्म हो जाएंगे वीडियो लेक्चर के माध्यम से। अब वीडियो लेक्चर की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, अगर आप सेल्फ स्टडी से रीड करके भी करेंगे तो काम बन जाएगा। बट हर चैप्टर के साथ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया है, बस उस वाले पार्ट को जरूर कवर कर लें, ये रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। और इसके बाद थीम्स एनसीईआरटी के भी कुछ टॉपिक्स को जब आप प्रिपेयर कर लेंगे तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से भी आप कंटिन्यू करें डेफिनेटली, क्योंकि मैं कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ, किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करूँगा। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपसे इजीली सॉल्व होंगे इस वीडियो के बाद। और इसके साथ ही जो भी इररिलेवेंट पॉइंट्स हैं, जो मुझे लगता है कि इन पॉइंट्स को ध्यान रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, उन सबको मैंने हटा दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एंशियंट हिस्ट्री की शुरुआत तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से होती है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के ख़त्म हो जाने के बाद हम कुछ डायनेस्टीज़ को डिस्कस करते हैं, और उसके बाद फाइनली जो माइटी एम्पायर हमें देखने को मिलता है 4th 5th सेंचुरी के आसपास का, और उससे थोड़ा पहले का यानी 3rd सेंचुरी के आसपास का मौर्यन एम्पायर होता है, फिर गुप्ताज का। तो इन सब को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। हिस्ट्री प्लेलिस्ट के जब आप अंदर जा करके देखेंगे तो हिस्ट्री प्लेलिस्ट में आपको ये टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड मिल जाएंगे, तो आप उन्हें प्रिपेयर कर ले वहां से। क्योंकि इस वीडियो का पर्पस मेरा यही रहेगा कि हम उन कोर एरियाज को डिस्कस करें जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। नो डाउट मौर्यन एम्पायर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बट हम सेपरेट डिस्कस करना ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए रहेगा, तो वो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। और इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक कंपाइल्ड वीडियो लाई जाए एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर के, तो वो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। फिलहाल हम 4th 5th सेंचुरी से ही स्टार्ट करेंगे, और हमारा पहला जो डायनेस्टी है यहाँ पे वो है वाकटक की। तो द वाकटक ऑफ डेक्कन से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको रीज़न पता होना चाहिए हर एक डायनेस्टी से संबंधित, क्योंकि अगर आपके दिमाग में मैप है तो आधा काम यहीं हो जाएगा। तो इस मैप को थोड़ा जूम इन करते हैं। ये वाला जो हिस्सा है साफ हम देख सकते हैं, ये डेक्कन वाला पार्ट है। महाराष्ट्र वाला रीजन हमें देखने को मिल रहा है, महाराष्ट्र और नॉर्दर्न कर्नाटक वाला पोर्शन भी है। तो ये वाकटक किंगडम का कोर एरिया था। अब यहाँ कुछ रीजन्स को देखिए, यहाँ पे नंदीवर्धन है,
यहाँ अजंता है और यहाँ पे भड़ूकच है, जिसका प्रेजेंट नेम ऑब्वियसली भरूच और बाद में काफ़ी सारे नेम चेंज हुए, बट भड़ूकच ही आपको ध्यान रखना है। और ये सदर्न गुजरात है, जो कि सौराष्ट्र के पार्ट के नाम से जाना जाता है। ये मैप थोड़ा ज़्यादा क्लियर है। तो इसे हम कंपेयर कर रहे हैं गुप्ता एम्पायर के साथ। तो नॉर्दर्न इंडिया में गुप्ता एम्पायर एग्जिस्ट करती थी, माइटी एम्पायर थी अपने आप में, और सदर्न इंडिया के इस पार्ट में हमें वाकटक्स देखने को मिलते हैं। और भी कुछ डायनेस्टीज़ हैं। कलिंगा डायनेस्टी है उड़ीसा वाले रीजन में, पल्लवा डायनेस्टी है नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, और तमिलनाडु वाले रीजन में कालभर डायनेस्टी थी, क्योंकि 4th-5th सेंचुरी की बात है, बाद में काफ़ी सारी अन्य डायनेस्टीज़ भी आएंगी। दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, पीडीएफ में मैंने सारी बातें नहीं लिखी है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फो मैं आपको समझाते वक्त बताऊंगा, तो आपके हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए। कुछ बातें आप जरूर नोट डाउन करें, रिवीजन पर्पस से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। नाउ बात करते हैं वाकटक की। तो आपके दिमाग में वाकटक सुन करके एक रीजन आना चाहिए। कौन सा रीजन? महाराष्ट्र और विदर्भा वाला रीजन। और अब हम बात करेंगे डायनेस्टी को समझने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इस वाले रीजन में, यानी महाराष्ट्र वाले रीजन में, वाकटक से पहले यानी 2nd-3rd सेंचुरी के आसपास, क्योंकि वाकटक जो है ये 4th-5th सेंचुरी के आसपास देखने को मिलते हैं। तो कौन सी डायनेस्टी थी? तो सातवाहन डायनेस्टी थी। अपने आप में काफ़ी माइटी डायनेस्टी रही है, और इनके जो रूलर्स हैं अभी हम आगे डिस्कस करेंगे भी, तो इनके ही सक्सेसर थे, यानी सातवाहन डायनेस्टी के बाद ही हमें वाकटक डायनेस्टी देखने को मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि पुराणों में वाकटक को विंध्याज के नाम से जाना गया है। तो विंध्यक के बारे में पूछा जाए तो आप क्या इसे रटेंगे? कोई रटने की नीड ही नहीं है। किस रीजन में ये थे? विंध्यांचल वाले रीजन में थे, ऑब्वियसली हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तो इस कारण से हम इन्हें विंध्यक कहा जाता है। और ये गुप्ताज के कॉन्टेम्पररी थे, जैसा कि मैंने बताया, इवन गुप्ताज का डाउनफॉल भी स्टार्ट हो गया था। इसके बाद ये ब्राह्मणिकल थे, यानी ये अपने आप में ब्राह्मणिकल रिलीजन थी। बहुत सारे वैदिक सेक्रीफाइसेस भी देखने को हमें मिलते हैं, और लैंड ग्रांट के काफ़ी सारे चार्टर देखने को मिलते हैं। इन्होंने काफ़ी सारा लैंड ग्रांट भी दिया था ब्राह्मण्स को। लेकिन नो डाउट ये काफ़ी लिबरल थे, और बुद्धिज़्म को भी इनके द्वारा पेट्रोनाइज किया गया था। इनके मैट्रिमोनियल अलायंसेस देखने को मिलते हैं। मैट्रिमोनियल अलायंसेस का क्या मतलब होता है? काफ़ी सारे किंग दूसरे किंग से एसोसिएशन के लिए विवाह, यानी जो वैवाहिक संबंध जो है स्थापित करते हैं, वो मैट्रिमोनियल अलायंसेस कहलाते हैं। जैसे जो गुप्ता रूलर थे, गुप्ता रूलर कौन? चंद्रगुप्त सेकंड। इनकी डॉटर का नाम था प्रभावती गुप्त। इनका विवाह रुद्रसेन सेकंड से करवाया जाता है, जो कि वाकटक रूलर थे। ये बात इंपॉर्टेंट है, बस यही एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही रहेगी। प्रभावती गुप्त की का जो विवाह है वो रुद्रसेन सेकंड, ये इंपॉर्टेंट रूलर है वाकटक के, इवन सबसे माइटी रूलर है, अभी हम आगे देखेंगे भी। तो वाकटक के रुद्रसेन सेकंड से शादी की जाती है, किनकी? प्रभावती गुप्त की। और प्रभावती गुप्त के बारे में हम देखेंगे कि नो डाउट ये वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल रूलर रही हैं। इसके अलावा और भी रीजन से मैट्रिमोनियल अलायंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे नागाज और पद्मावती, इसके बाद कर्नाटक के कदम से, आंध्राज के विष्णुकुंडी से। ये सब क्या है? ये डायनेस्टीज के नाम है, ठीक है। माइनर डायनेस्टीज रही हैं, आपको याद नहीं करना है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी एक पर्टिकुलर डायनेस्टी के डेप्थ में जाने से अच्छा है कि आप केवल कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स का नाम ध्यान रखें, और किस क्षेत्र में वो एग्जिस्ट करती थी, और डायनेस्टी का नाम। बस यही 3 से सवाल बने हैं, और यकीन मानिए अगर आप इन चीज़ों को प्रिपेयर कर लेंगे, जो कि इस वीडियो का हमारा पर्पस भी है, तो आपको ये जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ये आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नाउ आर्किटेक्चर की बात करते हैं। तो अजंता केव्स में हमें पता है कि विहार और चैत्यास देखने को मिलते हैं। अब विहार और चैत्यास में क्या डिफरेंस है, ये आप कमेंट करके बताइए। लास्ट के वीडियो में ही हमने डिस्कस किया है। तो काफ़ी सारे जो विहाराज और चैत्यास हैं, ये वाकटक रूलर के पेट्रोनेज में बनाए गए हैं। तो नो डाउट आर्ट एंड कल्चर में भी इनका सिग्निफिकेंस काफ़ी है। नाउ इसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स की, क्योंकि ये भी कोर फोकस एरिया है। काफ़ी सारे सवाल जो है एंशिएंट ऑथर से पूछे जाते हैं, और उनकी बुक से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो वाकटक रूलर से संबंधित है जो बुक, उनमें आपको ध्यान ये रखना है प्रवर सन सेकंड के बारे में। ये जो प्रवर सेन है, ये सेतु बंध काव्य के ऑथर हैं। नो डाउट इन चीज़ों को याद रखना मुश्किल है, बट वही बात है कि 2-4 जो बुक्स हैं ये हमें पढ़ना ही पड़ेगा हर एक डायनेस्टी से संबंधित, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब वो क्वेश्चंस गए कि 10 कुमार चरित्रम और इस तरीके के कालिदास जी के बुक्स के बारे में पूछा जाए। अब थोड़े ऑब्सक्योर टाइप के बुक्स पूछे जाते हैं।
तो रूलर्स भी काफ़ी फेमस ऑथर के रूप में एग्जिस्ट करते थे, जैसे प्रवर्सन सेकंड के बारे में मैंने बताया। उसके बाद एक और है सर्वसेन, इन्होंने हरिविजय नाम की बुक लिखी है। तो ये दो जो है इंपॉर्टेंट है वाकाटक डायनेस्टी से संबंधित। नाउ हम वन बाय वन इंपॉर्टेंट रूलर्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विंध्य शक्ति फर्स्ट की। अब देखिए, आप कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करिए यहाँ पे। रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, हालांकि नो डाउट कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, बट थोड़ा ऑब्जर्वेशन भी काम आएगा। जैसे अभी हम विंध्यन रीजन की बात कर रहे हैं, इन्हें पुराणों में विंध्य कहा गया है। रूलर का नाम भी आप देख सकते हैं, विंध्य शक्ति है, और यही वाकटक डायनेस्टी के फाउंडर हैं। तो फाउंडर बस आप याद रखें हर एक डायनेस्टी से संबंधित, क्योंकि जो पूछा गया था क्वेश्चन नन्नू के बारे में, वो भी फाउंडर ही थे चंदेलाज के। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज के फाउंडर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वाकाटक के फाउंडर कौन है? विंध्य शक्ति। तो ये विंध्यक रीजन से थे, इसलिए विंध्य शक्ति। अभी हमने जैसा कि डिस्कस किया, ब्रेमेनिकल रिचुअल्स, मिलिट्री अचीवमेंट्स इनकी काफ़ी सारी थी। now प्रवर सेन की बात करते हैं। तो विंध्य शक्ति के ये संत है और इन्हें रियल फाउंडर माना जाता है। कई बार हम देखेंगे कि डायनेस्टीज एक छोटे लेवल पे शुरू होती है, उसके बाद कुछ माइटी रूलर आते हैं, तो एक्चुअल फाउंडिंग जो है, रियल फाउंडर हम आने वाले रूलर को ही मानते हैं, स्टार्टिंग वाले को नहीं। लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा फाउंडर, तो डेफिनेटली हमें समझना है कि विंध्य शक्ति की ही बात की जा रही है। इन्होंने अपने एम्पायर को साउथ तक एक्सटेंड किया। ना केवल यही एक रूलर है, बल्कि काफ़ी सारे हम गुप्ता डायनेस्टी के अंदर भी देखते हैं, जैसे समुद्रगुप्त के टाइम पे काफ़ी साउथ तक उन्होंने अपने डायनेस्टी को, एम्पायर को एक्सटेंड किया था। कैपिटल क्या थी? तो कैपिटल कंचनक थी, विंध्याज की। दोस्तों अगेन इस मैप को रेफर करते हैं। देखिए ये है वाकटक का एम्पायर। अब यहाँ पे इस वाले रीजन में आपको एक काफ़ी फेमस जो साइट है वो देखने को मिलेगी वाकटक से संबंधित। इनकी कैपिटल थी कौन सी? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। और थोड़ा सदर्न में अगर हम देखें, थोड़ा वेस्टर्न सदर्न वाला पार्ट, इनमें हमें देखने को मिलेगा वत्सगुल्मा। वत्सगुल्मा। तो ये दो पार्ट में वाकटक डायनेस्टी बढ़ जाती है, नंदीवर्धन में और वत्सगुल्मा में। तो जब हम नंदीवर्धन ब्रांच की बात करते हैं, तो फाउंडर कौन रहते हैं इनके? रुद्रसेन फर्स्ट। इसके बाद आते हैं पृथ्वीसेन, और उसके बाद आते हैं रुद्रसेन सेकेंड, जिसका जिक्र हमने पहले ही किया है कि इनकी वाइफ का नाम प्रभावती गुप्त होता है, यानी मैट्रिमोनियल अलायंसेस देखने को मिलते हैं गुप्ताज के साथ। और इनकी मृत्यु कम ही एज में हो जाती है, इस कारण से इनके 3 माइनर सन जो है वो रूलिंग करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है मरेगांव प्लेट के नाम से, और ये डिस्क्राइब किया ये जो प्लेट है, ये जो इंस्क्रिप्शन है, इसमें प्रभावती गुप्त को मदर ऑफ 2 किंग्स के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, क्योंकि जो 3 माइनर सन में से एक सन जो रूलिंग स्टार्ट करते हैं, इनकी भी प्री मेच्योर डेथ हो जाती है, इस कारण से मदर ऑफ 2 किंग्स के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली रुद्रसेन सेकंड से संबंधित, कि किस डायनेस्टी से थे, और प्रभावती गुप्त से भी चूंकि इनका एसोसिएशन है, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट रूलर आते हैं प्रवर सेन सेकेंड। तो प्रवर सेन सेकेंड न्यू कैपिटल को स्टेब्लिश करते हैं, नाम है प्रवरपुर। कोई भी रूलर अपने नाम से संबंधित कैपिटल या एक इम्पॉर्टेंट सिटी जरूर स्टेब्लिश करते हैं। तो इस कारण से हम देखते हैं कि प्रवर सेन के द्वारा प्रवरपुर की स्टेब्लिशमेंट होती है, जो कि प्रेजेंट डे पवनार के नाम से जानी जाती है। इन्होंने एक प्राकृत काव्य भी लिखा है, और ये हमने डिस्कस किया, कौन सा? सेतु बंधु और रावण वध। नाउ बात करेंगे वत्सगुल्मा ब्रांच की। तो जैसा कि मैंने बताया, चूंकि दो अलग अलग क्षेत्र में ये डायनेस्टीज बट गई हैं, इस कारण से दो ब्रांचेज हो गए हैं। कैपिटल क्या होगा? ऑब्वियसली वत्सगुल्मा ही है, अभी हमने ये देखा। और ये प्रेजेंट डे में महाराष्ट्र के अकोला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। फाउंडर कौन थे? सर्वसेन, जो कि प्रवर सेन फर्स्ट के ही सन थे। तो सर्वसेन कौन है? एक प्राकृत काफ़ी फेमस पोइट भी हैं। देखिए काफ़ी सारे जो किंग्स हैं, ये इंपॉर्टेंट बुक्स भी लिखते थे, और नो डाउट काफ़ी फेमस हो जाती थी ये बुक्स, और इस तरीके से पोएट ऑथर के नाम से, पोएट किंग के नाम से ये जाने जाते थे। हरि विजय नाम की बुक जो है, ये सर्वसेन के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद बात करते हैं विंध्य शक्ति सेकेंड की। फाउंडर कौन थे वाकटक के? विंध्य शक्ति फर्स्ट। इसके बाद विंध्य शक्ति सेकेंड काफ़ी टाइम के बाद हमें देखने को मिलते हैं, और ये बनवासी के कदम्स को हराते हैं। अब ये बनवासी क्या है? तो ये दूसरी डायनेस्टी है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और इसके बाद आते हैं हरिसेन, जो कि वत्सगुल्मा ब्रांच के लास्ट नॉन रूलर हैं। और दंडी, जो कि एक काफ़ी फेमस ऑथर है। दंडी के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? 10 कुमार चरितम। तो दंडी के ऑथर जो है, ये डिस्क्राइब करते हैं इन्हें, हरिसेन को, एक पावरफुल किंग के रूप में। देखिए हरिसेन एक और है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि हिस्ट्री में 2-3 नाम के व्यक्ति मिलते हैं। तो हरिसेन एक समुद्रगुप्त के भी
ऑथर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन लिखाई गई हैं कोर्ट पोएट थे। इनके कोर्ट पोएट थे हरिसेन। हरिसेन ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। हरिसेन कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के। और जो प्रयाग प्रशस्ति है ये समुद्रगुप्त से संबंधित, वो हरिसेन के द्वारा ही कंपोज की गई है। कई बार CDS CAPF इन एग्जाम्स में पूछा गया है। नाउ वाकाटक के एम्पायर डिवीजन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किस तरीके से ये रूलिंग करते थे। तो गुप्ताज के ही सिमिलर देखने को मिलेगा। सबसे जो छोटी यूनिट है वो एक तरीके से प्रोविंस होती थी। प्रोविंस तो ठीक है, बड़ी सबसे बड़ी यूनिट ऑब्वियसली थी। सबसे छोटी यूनिट ग्राम थी यानी विलेज थी। इसके बाद विटीज आते थे जो कि सब डिस्ट्रिक्ट होते थे। तो ये मैं देखिए, ये सबसे बड़ा जो पार्ट है ये प्रोविंस है, प्रांत है, जो कि आप प्रेजेंट डे के स्टेट से कंपेयर कर सकते हैं। इन्हें भुक्ति कहा जाता था। गुप्ता डायनेस्टी में भी भुक्ति ही कहा जाता था प्रोविंस को। इससे जो छोटा पार्ट था वो डिस्ट्रिक्ट होता था, जो कि विषय कहलाता था। विषय के हेड को विषयपति कहते थे। इसके बाद इससे जो छोटी यूनिट है जो कि एक तरीके से सब डिस्ट्रिक्ट होती थी, वो विठीज के नाम से जानी जाती थी। और सबसे छोटी यूनिट ग्राम यानी गांव। तो इस तरीके से एम्पायर स्ट्रक्चर था। इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले भुक्ति है, फिर विषय है, फिर विठीज है, फिर ग्राम है। दोस्तों ना 3 बुक्स हैं वाकाटक से संबंधित। इसमें 2 इंपॉर्टेंट हैं। जैसे शिशुपाल वध कई बार पूछा गया है, ऑथर है माघ। और भी काफ़ी सारी बुक्स लिखी गई हैं माघ के द्वारा। शिशुपाल वध एक इम्पॉर्टेंट है। मेंथा के द्वारा हाईग्रीव वध लिखी गई है। हाईग्रीव मतलब एक इस तरीके एक कैरेक्टर है जिसका जो सर है वो हॉर्स का होता है। तो हाईग्रीव का ये अर्थ है। हाईग्रीव वध जो है ये मेंथा के द्वारा लिखा गया, ये ध्यान रखिएगा। ना हमारी वाकाटक डायनेस्टी कंप्लीट होती है, यानी 600 तक का टाइम पीरियड हमने कवर कर लिया है। तो उम्मीद है आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं। और किंग्स के बारे में देखिए, ये तो प्योर फैक्ट्स ही हैं। और इस कारण से इन्हें याद रखना मुश्किल है। बट जब आप खुद से हाथों से चीज़ों को लिखेंगे कि हाँ इसके बाद ये रूलर आते हैं एक क्रोनोलॉजी के तरीके से, तो ये चीज़ लंबे समय तक याद रहेगी। ना हम बात करेंगे 600 से 750 AD की। और लास्ट में तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ही, तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इससे क्लैरिटी भी मिलेगी कि किस तरीके से हमें इस टॉपिक को प्रिपेयर करना था और क्या हम इस चीज़ में कामयाब रहे या नहीं। तो 600 से 750 के टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। नॉर्दर्न इंडिया में कौन सी डायनेस्टी थी? पुष्यभूति डायनेस्टी थी। पुष्यभूति या वर्धन डायनेस्टी के नाम से जानी जाती है। थानेश्वर से इनकी रूलिंग थी और इसी में हर्षवर्धन आते हैं। और मोखारीज थे कन्नौज में। कन्नौज यूपी में है और मोखारी डायनेस्टी वहाँ से रूल कर रही थी। सदर्न इंडिया की बात करें तो कांची में कांचीपुरम में पल्लवास थे और बादामी में चालुक्यास थे और मदुरई यानी तमिलनाडु वाले रीजन में पांड्य डायनेस्टी थी। दोस्तों 6th सेंचुरी के आसपास हम देखते हैं कि जो माइटी गुप्ता डायनेस्टी है उसका फॉल स्टार्ट हो जाता है और जो रूलर्स होते हैं वो वीक होते हैं। इस कारण से जो कंप्लीट इंटीग्रिटी बनी हुई थी वो छोटे छोटे किंगडम्स में बढ़ जाती है। और हम देखते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी के काफ़ी सारे फ्यूडेटरीज हो जाते हैं। फ्यूडेटरीज का मतलब क्या है? फ्यूडेटरीज का मतलब है एक किंगडम जब डिसइंटीग्रेट कर जाता है, अन्य छोटे छोटे डायनेस्टीज में बढ़ जाता है, तो वो फ्यूडेटरीज कहलाते हैं। तो वही हम देखेंगे, उनमें से एक जो फ्यूडेटरी होती है जो कि नो डाउट बाकी फ्यूडेटरी से ज़्यादा पावरफुल है, पुष्य भूतीज की। तो पुष्य भूतीज डायनेस्टी पर हम बात करेंगे। और याद करिए उस क्वेश्चन को जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो उसमें हमने देखा था, सवाल यही पूछा गया था कि गुप्ता डायनेस्टी के फॉल के बाद कौन कौन सी डायनेस्टीज थी। और ये भी था, मतलब ये वाला ऑप्शन में नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि पुष्य भूतीज को तो क्वेश्चन में ही शामिल किया गया था। तो पुष्य भूतीज की अगर बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूलिंग फैमिली थी और गुप्ताज के फॉल के बाद ये पावर में आती हैं। कैपिटल क्या था? थानेश्वर। इस मैप को देखिए, सबसे पहले ईयर देखिए, हम बात कर रहे हैं 590 AD की। और 590 AD में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं? सबसे पहले नॉर्दर्न इंडिया में देखते हैं। तो नॉर्दर्न इंडिया में हम देखते हैं कि लेट गुप्ताज हैं, यानी जैसे कि मैंने बताया आपको कि 6th सेंचुरी या 7th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो है हम देखते हैं गुप्ता डायनेस्टी का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है और गुप्ता डायनेस्टी केवल इसी वाले कोर एरियाज में सिमट कर रह जाती हैं। बाकी रीजन में जब हम देखते हैं तो इस वाले पार्ट में देखिए, इस वाले पार्ट में उत्तर प्रदेश का सदर्न पार्ट, इनमें मोखारीज डायनेस्टीज थी और मोखारी डायनेस्टी कन्नौज से थी। कन्नौज से रूलिंग थी इनकी। इसके बाद हम देखते हैं इस वाले क्षेत्र में, देखिए हरियाणा वाला कुछ पार्ट है और बाकी नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट हैं। इसमें पुष्य भूति डायनेस्टी थी और पुष्य भूति डायनेस्टी की जो कैपिटल थी वो थानेश्वर या स्थानेश्वर के नाम से जानी जाती हैं।
स्थानेश्वर वैसे यूपीएससी भी यूज़ किया है, यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी यूज़ किया गया है। तो वही बात है कि जैसे मैंने आपको बताया था जब हमने टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया था हिस्ट्री के, कि जो कई सारे जो क्षेत्र हैं, जो एरियाज़ हैं, वो एंशिएंट इंडिया के नाम के अकॉर्डिंग यूज किए जाएंगे। तो मॉडर्न डे के, प्रेजेंट डे के नाम के साथ साथ आपको एंशिएंट नाम भी ध्यान में होना चाहिए। हालांकि ये काफ़ी सिमिलर साउंड होते हैं, जैसे भरूकच यानी बरोज, स्थानेश्वर यानी थानेश्वर। तो जब सिमिलर होते हैं तो फिर चीज़ें समझ में आ जाती हैं। फिलहाल हम बात करें इस रीजन की, तो ये आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए अच्छे से कि हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इसलिए स्टार्टिंग में ही हम डिस्कस कर ले रहे हैं। ये वाला पार्ट देखिए, या सम वाला पार्ट, इनमें आपको वर्मन डायनेस्टी देखने को मिलेगी और क्वेश्चन भी पूछा गया है। और ये सेंचुरी जरूर ध्यान रखिए, आपको ईयर नहीं रटना है, बस सेंचुरी याद रखना है। 7th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। असम वाले रीजन में वर्मन डायनेस्टी है। और असम वाले रीजन को प्राचीन नाम अगर एंशिएंट इंडिया में हम देखें तो प्रगज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। प्रगज्योतिषपुर, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। नाउ देखिए, मैत्रक्स पर ध्यान दीजिए। ये वाला जो रीजन है, गुजरात वाला जो पार्ट है, इनमें मैत्रक डायनेस्टी थी। मैत्रक डायनेस्टी कहाँ से रूल करती थी? वल्लभी से। ये वाला पार्ट वल्लभी है, गुजरात में सदर्न गुजरात वाला पार्ट है, ये वल्लभी है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम मैत्रक की बात करें तो आपको समझ आना चाहिए कि हम गुजरात वाले रीजन में 7th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। सदर्न पार्ट को तो हम अलग से कवर करेंगे। इनमें चालुक्य डायनेस्टी है, चालुक्य डायनेस्टी। और अगर तमिलनाडु वाले रीजन में देखें और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट, तो इनमें पल्लवाज डायनेस्टी देखने को मिलेगी। सबसे सदर्न में थे पांड्याज, और ये केरल वाले रीजन में थे चेराज। एक और बताना था मुझे, हाँ ये देखिए, कालचूरी डायनेस्टी, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये त्रिपुरी के चेदीज के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ ताम्रलिप्ति देखिए, ये नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है एंशिएंट इंडिया के कंटेक्स्ट में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट था गुप्ता पीरियड के टाइम पे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा, गुप्ता एम्पायर के टाइम पे काफ़ी मेजर पोर्ट था ताम्रलिप्ति। किस कोस्ट में था? ईस्टर्न कोस्ट में था। और यहाँ से सदर्न एशिया की ओर सारा व्यापार इसी जगह से होता था। नाम के पीछे ये स्टोरी है, ताम्रलिप्ति। ताम्र का मतलब यहाँ पे तांबे की बात कर रहे हैं, और लिप्ति का मतलब है कि तांबे से ही एसोसिएटेड है। तो ये एक एंशिएंट पोर्ट था जो कि प्रेजेंट डे में मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है। सो अगर आपके माइंड में ये मैप रहेगी तो सारी चीज़ें आसान होने वाली हैं इन 200-300 सालों के अंदर। स्टार्ट करते हैं वर्धन डायनेस्टी के बारे में। सबसे जो फर्स्ट रूलर आते हैं वो है प्रभाकर वर्धन। ये रियल फाउंडर थे पुष्य भूतीज के, और इनके भी मैट्रिमोनियल अलायंसेस देखने को मिलते हैं, वैवाहिक संबंध मौखारीज के साथ। मौखारीज किस रीजन में थे? ये देखिए, मौखारीज किस रीजन में थे? कन्नौज वाले रीजन में। और पुष्य भूतीज उसके वेस्टर्न पार्ट में। तो मौखारी रूलर गृहवर्मन का जो विवाह है, ये प्रभाकर वर्धन की बेटी राज्यश्री के साथ करवाया जाता है। और प्रभाकर वर्धन के डेथ के बाद इनके जो सन है राज्यवर्धन, वो गद्दी पर आते हैं। बट राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है शशांक के द्वारा। शशांक गॉड रूलर है, अभी हम देखेंगे। अब ना बात करते हैं हर्षवर्धन की। तो इसके बाद जो है हर्षवर्धन आते हैं, जो कि माइटिएस्ट रूलर हैं। किस डायनेस्टी के? वर्धन डायनेस्टी के, या पुष्य भूतीज के। ये वाला जानबूझ करके मैंने लिखा है इनका टाइम पीरियड। कई बार स्टेट पीएससीज और एसएससी जैसे एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछा गया है। 606 से 647 एडी इनकी डायनेस्टी होती है। बट यूपीएससी के लिए हमें ये सब चीज़ें याद नहीं करनी है। केवल आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हर्षवर्धन का टाइम पीरियड 7th सेंचुरी का है। क्योंकि कई बार आप देखेंगे तो जैसे ह्वेनसांग हर्षवर्धन के टाइम पे आते हैं, तो पूछ लिया जाता है कि क्रोनोलॉजी लगाइए बाकी जो चाइनीज ट्रेवलर्स के साथ, तो उस टाइम पे ये चीज़ें काम आती हैं। हर्षवर्धन ओरिजिनली एक सेवाइट थे, बट बुद्धिज्म में भी नो डाउट काफ़ी ज़्यादा इनका सपोर्ट देखने को मिलता है। लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ इन्हें कहा जाता है, यानी उत्तर के लॉर्ड के रूप में। और इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, सकाल उत्तर पथ नाथ। नाथ का मतलब लॉर्ड है, उत्तर का मतलब नॉर्थ है, और सकाल का मतलब ऑब्वियसली ये एक रीजन को दिखा रहा है। तो हर्षवर्धन के लिए हम यूज करते हैं सकाल उत्तर पथनाथ। तो ये डायरेक्टली कई बार पूछा जाता है। हाँ, तो हर्षवर्धन डिफीट करते हैं शशांक को। और क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इनके जो ब्रदर होते हैं राज्यवर्धन, इनकी हत्या की जाती है शशांक के द्वारा, तो इस कारण से। शीलादित्य भी कहा जाता है। ये डायरेक्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कई सारे एग्जाम्स में। शीलादित्य किन्हें कहा जाता है?
हर्षवर्धन को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ह्वेन सांग ने जो उनके यात्रा वृतांत है, यात्रा वृतांत का मतलब ट्रेवलॉग्स, तो ये जो ट्रेवलॉग्स हैं ह्वेन सांग के, इसमें हर्षवर्धन को शिलादित्य के रूप में लिखा गया है। नौसारी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ये बताती है कि हर्षवर्धन ध्रुव सेन सेकंड को हराते हैं, और हालांकि बाद में वापस से इन्हें गद्दी पर बैठा दिया जाता है हर्षवर्धन के द्वारा, और इनकी बेटी से विवाह करते हैं हर्षवर्धन। ये सब फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बातें इंपॉर्टेंट है वो मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता देता हूँ हर एक टॉपिक से रिलेटेड। ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। हर्षवर्धन के बारे में 2-3 ही सवाल बनते हैं। एक तो जो इनके द्वारा 3 बुक्स लिखी गई हैं वो पूछ ली जाती हैं। दूसरा ये पूछ लिया जाता है कि जो पुलकेशिन सेकंड के साथ, पुलकेशिन सेकंड कौन है? पुलकेशिन सेकंड चालुक्य रूलर है। चालुक्य डायनेस्टी के बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, चालुक्य डायनेस्टी के बारे में। देखिए ये वाला जो रीजन है, यस, लेट्स सी इन दिस मैप, कर्नाटक वाले रीजन में चालुक्य डायनेस्टी थी। माइटी रूलर है, माइटी किंग्स है इनमें चालुक्य डायनेस्टी के अंदर, ये हम आगे चल के अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बात यहाँ नहीं लिखी हुई है, इसे आप अलग से नोट कर लें। जो एहोल इंस्क्रिप्शन है, एहोल इंस्क्रिप्शन, एहोल इंस्क्रिप्शन में ये बताया गया है कि पुलकेशिन सेकंड जो है ये डिफीट कर देते हैं हर्षवर्धन को, या कई बार कहा जाता है कि हर्षवर्धन को साउथ पार्ट नहीं क्रॉस करने दिया जाता है नर्मदा नदी के बियॉन्ड। किसके द्वारा? पुलकेशिन सेकंड के द्वारा। तो ये क्या दिखाता है? ये शो करता है कि चालुक्य रूलर भी काफ़ी पावरफुल थे। अच्छा, यहाँ पे मैंने बादामी लिखा है, तो अभी हम ये देखेंगे आगे कि चालुक्य रूलर जो है 2 जगह से रूल करते हैं, तो इसमें से एक बादामी है। कैपिटल क्या थी? थानेश्वर थी। जो जैसा मैंने कहा 2-3 सवाल जो है हर्षवर्धन से पूछे जाते हैं, इनमें ये पूछा जाता है कि कैपिटल जो है क्या थी। तो इनिशियली कैपिटल स्थानेश्वर थी, बाद में जो है शिफ्ट करके कन्नौज कर दी गई हर्षवर्धन के द्वारा। कई बार कॉन्टेम्पररी रूलर से एसोसिएटेड सवाल आते हैं। तो जब हर्षवर्धन रूल कर रहे थे नॉर्दर्न इंडिया में, तो ईस्ट में क्या चल रहा था? तो ईस्ट में कामरूप, जैसे मैंने बताया, असम वाला जो रीजन है वो कहलाता था। तो उनके जो रूलर थे उनका नाम था भास्कर वर्मन, और भास्कर वर्मन और ध्रुव भट्ट, इन सब जो रूलर्स हैं इन्होंने भी हर्षवर्धन की सुजरेंटी को एक्सेप्ट किया था। इस क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। CDS 2017 का क्वेश्चन है। या तो देखिए क्या कहा जा रहा है, हर्षचरित हैज रेफरेंसेस टू वेरियस प्रेजेंट्स सेंड बाय अ रूलर नेम्ड भास्कर टू हर्षवर्धन। क्या कहा जा रहा है कि जो हर्षचरित बुक है, हर्षचरित किनके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा। बाणभट्ट कौन थे? दरबारी कवि थे, कोर्ट पोएट थे। किनके? हर्षवर्धन के। तो जो हर्षचरित है इसमें बताया गया है कि काफी सारे गिफ्ट्स, प्रेजेंट्स भास्कर नाम के रूलर के द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए। भास्कर किस डायनेस्टी से संबंधित है? क्या ये हरियंक डायनेस्टी से थे? क्या ये वर्मन डायनेस्टी से थे? नंद डायनेस्टी से थे? या नन ऑफ द अबव? आंसर क्या है? ऑब्वियसली आपको पता है, हम बात कर रहे हैं रूलर भास्कर वर्मन की। तो इस तरीके से एसोसिएट करना है हमें। ये वर्मन डायनेस्टी थी असम की। असम PSC के लिए हम प्रिपेयर करते तो वर्मन डायनेस्टी को डेप्थ में पढ़ते, बट बस आपको ये पता होना चाहिए कि वर्मन डायनेस्टी किस रीजन में थी फॉर सिविल सर्विसेज। तो ये इसका आंसर है। अब आप खुद सोचिए कि ऐसे जो फैक्ट्स हैं, अब इन्हें डायरेक्टली याद कर पाना बहुत मुश्किल है, तो एसोसिएट करके ही हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, और इसी से हमें इंपॉर्टेंस भी पता चलेगी कि किस चीज़ को हमें कितने डेप्थ में प्रिपेयर करना है। दोस्तों, हर्षवर्धन स्वयं लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा आगे थे, बहुत सारी फेमस बुक्स उनके द्वारा लिखी गई हैं। 3 आपको ध्यान रखना है हर्षवर्धन के द्वारा जो बुक लिखी गई हैं, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। रत्नावली है, नागानंद है, और प्रियदर्शिका है। ये हमने अपने पुराने लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है एंशिएंट हिस्ट्री के। देखिए उन वीडियोस को भी आप जरूर रेफर करें। क्यों? क्योंकि हमने टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो हर्षवर्धन के दरबार में जो ऑथर्स थे उनकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बाणभट्ट का नाम आता है, हर्षचरित और कादम्बरी, ये 2 बुक्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एक और है पार्वती परिणय। मयूर की बात करते हैं, ये भी कोर्ट पोएट थे हर्षवर्धन के दरबार में। देखिए 3 मेजर थे, 4 मेजर थे। सबसे पहले बाणभट्ट थे, दूसरे मयूर थे, तीसरे भर्तृहरि थे जो कि ग्रामेरियन थे, ग्रामर से एसोसिएटेड बुक्स इन्होंने लिखी है। यहाँ पे मैंने नाम लिखा है भर्तृहरि। और इसके बाद थे मतंग दिवाकर, ये भी कोर्ट पोएट थे हर्षवर्धन के दरबार में। तो मयूर के द्वारा तो मयूर शतक लिखी गई है, नाम से ही आप याद रख सकते हैं मयूर शतक। और भर्तृहरि के द्वारा वाकपादीय नाम की ग्रामर से संबंधित बुक लिखी गई है। वैसे ग्रामेरियन की बात आई है तो हम जरूर बात करेंगे किनकी। एक बुक है तोल्कापियम, जो कि तोल्कापियार जी के द्वारा लिखी गई, ये भी पूछा गया है बहुत बार एग्जाम्स में। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है पाणिनि का नाम। पाणिनि फर्स्ट ग्रामेरियन माने जाते हैं एंशिएंट इंडिया के। और पाणिनि के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है ये आप कमेंट करके बताएंगे।
एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो जो भी एम्पायर्स गुप्ता डायनेस्टी के समय काल में एग्जिस्ट करती थी या उनसे 100 200 300 सालों के बाद, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी तरीके का देखने को मिलता है। जिस तरीके से गुप्ताज के टाइम पे डिसेंट्रलाइज थी, यानी ऐसा नहीं है कि सारी पावर्स राजा के पास थी, विकेंद्रीकृत थी। और इस तरीके से हम देखते हैं कि एम्पायर का डिवीजन होता है, तो इस तरीके से डिसेंट्रलाइज पावर एग्जिस्ट करती थी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं लग रहा है। मैंने मैप वगैरह और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करी हैं ताकि, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, हिस्ट्री में फैक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि फिर वो बोरियत की ओर बदल ही जाती हैं। बट जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंपेयर करेंगे और सही तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे, तब थोड़ी इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगी। अब हम बात करेंगे मैत्रक्स की। तो मैत्रक्स किस रीजन में थे? वल्लभी। वल्लभी यानी गुजरात। लेट्स रेफर द मैप अगेन। सो ये है मैत्रक्स। कौन सा क्षेत्र है ये? वल्लभी। वल्लभी मैत्रक्स की कैपिटल थी और यहाँ पे था वल्लभी, गुजरात में। देखिए मैत्रक्स की बात करें तो ये भी ट्रिब्यूटरी चीफ थे गुप्ताज के, और ये इंडिपेंडेंटली रूल करते हैं सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में। सदर्न गुजरात को सौराष्ट्र कहते हैं। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर की बात करें तो ध्रुव सेन सेकेंड का नाम आता है। ध्रुव सेन सेकेंड। और ध्रुव सेन सेकेंड का मैट्रिमोनियल अलायंस देखने को मिलता है वर्धन डायनेस्टी के साथ या पुष्यभूतिज के साथ। क्यों? क्योंकि जो हर्षवर्धन है, इनकी डॉटर का विवाह ध्रुव सेन सेकंड से किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं। देखिए ह्वेन-सांग चाइनीज ट्रेवलर थे। तो जब वो चाइनीज ट्रेवलर थे तो जो डायनेस्टीज उनके पास जो इंडिया में उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी, ऑलमोस्ट सबको ट्रेवल किया गया है ह्वेन-सांग के द्वारा। जैसे पुष्य भूतीज डायनेस्टी को, सदर्न में हम देखेंगे तो चालुक्याज को, इवन माना जाता है कि असम वाले रीजन तक भी वो ट्रेवल किए थे। ताम्रलिप्ति पोर्ट का जिक्र किया है। तो इस तरीके से आपको अलग से चीज़ें नहीं रटनी है। अगर आपको एक ओवरऑल आइडिया है कि इस सेंचुरी के टाइम पे कौन कौन सी डायनेस्टीज थी, तो ऐसे क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। तो ह्वेन-सांग के द्वारा ये बताया जाता है कि जो ध्रुव सेन सेकेंड है, जो कि कहाँ के रूलर हैं? मैत्रक के रूलर हैं, गुजरात के अंदर वल्लभी में। इसने भी अटेंड किया था हर्षवर्धन की असेंबली को। हर्षवर्धन के द्वारा काफ़ी फेमस असेंबली बुलाई जाती है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, प्रयागराज में। तो ये जो प्रयाग में असेंबली बुलाई जाती है, इसे अटेंड किया जाता है ध्रुव सेन सेकेंड के द्वारा। क्यों? क्योंकि ध्रुव सेन सेकेंड का मैट्रिमोनियल अलायंसेस है हर्षवर्धन के साथ। मैत्र की कैपिटल क्या थी? वल्लभी थी, जो कि एक पोर्ट टाउन था। ना दोस्तों, हम बात करेंगे मौखारीज की। 7th सेंचुरी का टाइम पीरियड है, ऑब्वियसली, क्योंकि वर्धन डायनेस्टी से संबंधित है। और गुप्ताज के ये सब ऑर्डिनेट थे, इसलिए इन्होंने सामंत टाइटल का यूज किया है। कन्नौज वाले रीजन में है, ये हमने मैप से कवर किया है। फाउंडर का नाम बस आप ध्यान रखें, कोई एक्स्ट्रा रूलर के बारे में आपको याद नहीं करना है। फाउंडर का नाम क्या है? ईशान वर्मन। दोस्तों नाउ हम बात करेंगे कि 6th-7th सेंचुरी के टाइम पे सदर्न इंडिया में कौन कौन सी डायनेस्टीज थी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? सबसे पहले हमने वाकाटक्स की बात करी। इसके बाद हमने वाकाटक्स के अंदर दो ब्रांचेस देखी, नंदीवर्धन और दूसरा कौन सा? ठीक है, वाकाटक के बाद, हाँ, आगे बढ़ने से एक चीज़ पहले बता दूं कि जब आप इन चीज़ों का रिवीजन करें तो आपके पास मैप होना चाहिए, और मैप से ही इन चीज़ों को आप क्रोनोलॉजी के हिसाब से सोचें। जैसे वाकाटक कौन सी सेंचुरी थी? तो 3rd, 1st, 4th सेंचुरी के आसपास हमने देखा। और वाकाटक के अंदर हमने देखा कौन कौन सा? तो वत्स गुमला, नंदीवर्धन, इन दो ब्रांचेस को देखा। इसके बाद जब हम बात करते हैं 600 AD के आसपास की, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे लेट गुप्ताज थे। इसके बाद पुष्य भूति डायनेस्टी नो डाउट एक मेजर डायनेस्टी के रूप में उभर कर आती है। इसके बाद मौखारीज होते हैं, और मौखारीज कन्नौज वाले रीजन में थे, और गुजरात वाले रीजन में थे मैत्रक्स, और सदर्न रीजन में थे चालुक्याज। तो अभी इसी टाइम पीरियड के अंदर हम बात करेंगे चालुक्याज की, क्योंकि जिस टाइम पे नॉर्दर्न इंडिया में पुष्य भूति डायनेस्टी थी, उसी टाइम पीरियड के आसपास सदर्न इंडिया में काफ़ी माइटी डायनेस्टी थी। और ये चीज़ साबित होती है एहोल इंस्क्रिप्शन से भी, क्योंकि जब पुलकेशिन सेकेंड और हर्षवर्धन का जब युद्ध होता है, तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि नो डाउट पुलकेशिन सेकेंड एक काफ़ी माइटी रूलर के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो जिस पार्ट में, कौन सा पार्ट? नॉर्दर्न महाराष्ट्र और विदर्भ वाला जो रीजन है, इस पार्ट में हम देखते हैं जहाँ पे चालुक्याज थी, उससे पहले कौन कौन सी डायनेस्टीज रहीं। तो चालुक्याज से पहले वाकाटक थे, वाकाटक के बारे में हमने डिस्कस किया। और इससे पहले आती है सातवाहन डायनेस्टी, जो कि 1st-2nd सेंचुरी के आसपास होती हैं। तो ये क्रोनोलॉजी ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी है। SVC ऐसे करके आप निमोनिक बना सकते हैं। सबसे पहले सातवाहन है, फिर वाकाटक है, और इसके बाद आते हैं चालुक्याज। और ये बादामी क्या है वो हम डिस्कस
फाउंडर के बारे में पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? पुलकेशिन फर्स्ट। पुलकेशिन फर्स्ट जो है ये फाउंडिंग करते हैं किसकी? चालुक्य डायनेस्टी की। इसके बाद आते हैं रूलर कीर्तिवर्मन फर्स्ट और फिर आते हैं मंगलेश। देखिए जिन रूलर्स के बारे में सिग्निफिकेंट बातें नहीं है उन्हें हम डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बस रूलर का नाम आप ध्यान रखें। नाउ बात करते हैं पुलकेशिन सेकंड की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पुलकेशिन सेकंड के बारे में सबसे जरूरी जो बात है वो ये है कि इनका युद्ध होता है हर्षवर्धन के साथ। तो हम देखते हैं बैटल ऑफ नर्मदा के नाम से 630 में ये बैटल लड़ी जाती है। क्यों नर्मदा? क्योंकि नर्मदा नदी के तट पर ही ये युद्ध होता है। किनके बीच होता है थोड़ा इसे समझ लीजिए। देखिए जब हम बात कर रहे हैं बैटल ऑफ नर्मदा की, तो ये नर्मदा रिवर है। इसके नॉर्थ में होते हैं वर्धन डायनेस्टी के रूलर, नाम है इनका हर्षवर्धन, पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहा जाता है। और सदर्न पार्ट में चालुक्य रीजन में होते हैं पुलकेशिन सेकेंड। तो हर्षवर्धन जब अटैक करने आ रहे होते हैं तो नर्मदा नदी में ही रोक लिया जाता है पुलकेशिन सेकेंड के द्वारा। इससे साबित होता है चालुक्य रूलर्स भी काफी पावरफुल थे। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है। डिफीटेड हर्षा इन द बैटल ऑफ नर्मदा इन 630 एडी। देखिए पुलकेशिन सेकंड के बारे में जब हम बात करें तो पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को नो डाउट रोकने का काम किया, सदर्न पार्ट में नहीं पहुंचने दिया। इसका मतलब ये पावरफुल थे। बट ये स्वयं इनका युद्ध होता है पल्लवाज से, और पल्लवा के माइटी रूलर होते हैं नरसिम देव वर्मन। तो नरसिम देव वर्मन किल्ड पुलकेशिन सेकंड। दैट मीन्स तीन बातें आपको यहाँ पे समझनी है। पहला तो ये, जब हर्षा और पुलकेशिन सेकंड का युद्ध हुआ तो पुलकेशिन सेकंड विनर हो गए। बट जब पुलकेशिन सेकंड और नरसिम देव वर्मन इन दोनों के बीच युद्ध हुआ तो नरसिम देव वर्मन जीतते हैं। पुलकेशिन सेकंड वाज किल्ड बाय नरसिम देव वर्मन। उसके बाद वातापी कोंडा का टाइटल लिया जाता है नरसिम देव वर्मन के द्वारा। देखिए एक एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वातापी कोंडा मीन्स, देखिए कोंडा का मतलब होता है कनकरर यानी विजेता। तो चूंकि इन्होंने वातापी को जीत लिया है इसलिए कनकरर ऑफ वातापी का टाइटल लिया गया नरसिम देव वर्मन के द्वारा, जो कि पल्लवा रूलर्स करेंगे आगे चल के। इसके बाद आते हैं विक्रमादित्य सेकेंड, नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं कीर्तिवर्मन सेकेंड। तो कीर्तिवर्मन सेकेंड को राष्ट्रकूटा किंग दंती दुर्ग के द्वारा डिफीट कर दिया जाता है। अभी हम राष्ट्रकूटाज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए अभी हम बात कर रहे थे कदम्स ऑफ बनवासीज की। तो ये जो बनवासी डायनेस्टी है, जो कदम डायनेस्टी है बनवासी वाले क्षेत्र से, ये 4th सेंचुरी एडी की डायनेस्टी है। नॉर्दर्न कर्नाटक और कोंकण वाले रीजन में थी। कैपिटल क्या था? देखिए ये जो नाम पढ़ते हैं ना, ऑफ जब हम बोलते हैं तो उसी क्षेत्र के नाम से ये नाम होता है। तो बनवासी में रूल कर रहे थे कदम्स, इस कारण से इन्हें कदम्स ऑफ बनवासी कहा जाता है। ये मैप में देख लेते हैं। यस, सो लेट मी जूम इन। ये वाला पार्ट देखिए, ये चालुक्याज वाला पार्ट है, इसमें ऐहोल है, बादामी है, और यहाँ पे देखिए बनवासी है। ये नॉर्दर्न कर्नाटक कोंकण वाला पार्ट है। और ये जो बनवासी है यहाँ से कौन रूल कर रहे थे? तो बनवासी में रूल कर रहे थे कदम्स। पल्लवाज के कंटेम्पररी थे ये, और मयूर शर्मन इनके फाउंडर होते हैं। तो दोस्तों हमने 750 एडी तक के इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज को कवर कर लिया है। नाउ हम 8th सेंचुरी से कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं कि कौन कौन सी डायनेस्टीज आ रही थी 8th सेंचुरी के बाद। तो वीडियो पॉज करके पहले कुछ सेकेंड्स आप इस मैप को ऑब्जर्व करिए। कन्नौज ट्राइंगल हमें समझना है, या ट्राईपार्टिट स्ट्रगल के नाम से भी ये जाना जाता है, बट इसके लिए मैप आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सो पहले इस मैप को ऑब्जर्व करिए। हम देख रहे हैं कि ये जो राजस्थान वाला पार्ट है, ये जो पूरा वेस्टर्न पार्ट है, इनमें हमें गुर्जर प्रतिहार एम्पायर देखने को मिल रहा है। जब हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न इंडिया की, बंगाल और बाकी सारे रीजन्स की, तो इनमें हमें पाल एम्पायर देखने को मिल रहा है। जब हम सदर्न पार्ट देखते हैं तो राष्ट्रकूटा एम्पायर जो है ये पूरे सदर्न पार्ट में हमें देखने को मिलता है। ये जो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल है ये 3 वे स्ट्रगल है। किन एम्पायर के बीच? तो हम देख रहे हैं प्रतिहार एम्पायर है, इसके बाद पाल एम्पायर है, राष्ट्रकूट एम्पायर है। तो बेसिकली क्या होता है, 9th सेंचुरी के आसपास हम देखते हैं कि कन्नौज या नॉर्दर्न इंडिया को कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रगल चल रहा होता है 3 माइटी एम्पायर्स के बीच। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। रीजन्स को ऑब्जर्व करिए। देखिए डायरेक्टली कई बार नाम भी पूछ लिया जाता है। जैसे अगर हम ईस्टर्न चालुक्य वाला पार्ट देखें तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, वेंगी के चालुक्यास थे एक, और इसके बाद हमने ऐहोल वाला भी देखा है पार्ट, जो कि वेस्टर्न चालुक्यास थे। बनवासी वगैरह हमने डिस्कस किया है। उसके बाद मैत्रक वगैरह भी हैं इसी मैप के अंदर, हम देखते हैं वल्लभी में। तो इसके बाद जब हम नॉर्दर्न इंडिया में देखते हैं
तो यहाँ सबसे पहले ईस्टर्न पार्ट देखिए, यह है पाल, वेस्टर्न पार्ट देखिए गुर्जर प्रतिहार, और सदर्न पार्ट देखिए राष्ट्रकूटाज। ये तीनों इस वाले रीजन के लिए, नॉर्दर्न इंडिया के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। नाउ हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो ये तो मैंने बता ही दिया। सो प्रतिहार डायनेस्टी की बात करते हैं। 7th से 9th सेंचुरी का टाइम पीरियड है। गुर्जर प्रतिहार के नाम से जाने जाते हैं और खजुराहो के लिए काफ़ी फेमस है, ये अभी हम देखेंगे। और फाउंडर का नाम क्या है? फाउंडर का नाम डायरेक्ट पूछा जा रहा है अभी फिलहाल कई सारे एग्जाम्स में, तो हरिचंद्र नाम था, ध्यान रखिएगा। प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर का नाम क्या था? हरिचंद्र। सो प्रतिहार डायनेस्टी के सबसे फेमस रूलर जो है ये नागभट्ट फर्स्ट होते हैं। 730 AD का टाइम पीरियड हम देख सकते हैं, यानी 8th सेंचुरी वाला पार्ट हमें देखने को मिल रहा है। इनके एम्पायर की खास बात यह है कि अरब्स का काफ़ी सारा इन्वेजन उस टाइम स्टार्ट हो गया था इसके अरब वाले रीजन में। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इन्वेजन स्टार्ट हो गए थे, तो इन सब इन्वेजन्स को रोकने का काम नागभट्ट के द्वारा किया गया। लेकिन ये नागभट्ट को हरा दिया जाता है राष्ट्रकूटा किंग ध्रुवा के द्वारा, अभी ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नागभट्ट फर्स्ट का जो फर्स्ट के बाद जो रूलर आते हैं उनका नाम होता है वत्सराज। वत्सराज की कैपिटल क्या होती है? कन्नौज होती है। अब देखिए इस फर्स्ट फेज को समझिए। हमने त्रिपक्षीय संघर्ष की बात की, ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल किसके लिए हो रहा है? कन्नौज के लिए। किनके बीच हो रहा है? तो 3 मेजर डायनेस्टीज के बीच हो रहा है, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटाज के बीच। देखिए ये जो धर्मपाल हैं ये पाल डायनेस्टी के रूलर हैं। तो पाल डायनेस्टी के जो रूलर हैं धर्मपाल, इन्हें हरा दिया जाता है वत्सराज के द्वारा। वत्सराज कौन है? ऑब्वियस ही बात, हम डिस्कस कर रहे हैं किनकी? प्रतिहार डायनेस्टी की। तो प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर हैं। और अगेन वत्सराज को हराया जाता है राष्ट्रकूटा रूलर ध्रुवा के द्वारा। दैट मीन्स राष्ट्रकूटा ही विनर है यहाँ पे, और राष्ट्रकूट डायनेस्टी नो डाउट बाकी दोनों डायनेस्टीज से ज्यादा माइटियर है। तो पाल डायनेस्टी है, पाल डायनेस्टी को डिफीट किया जाता है प्रतिहार के द्वारा, और प्रतिहार को अगेन डिफीट किया जाता है राष्ट्रकूटाज के द्वारा। आगे चल के हम राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जिस रीजन में चालुक्य डायनेस्टी थी वहीं पे जो है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी चालुक्याज के बाद आती है। इसके बाद जो रूलर आते हैं प्रतिहार डायनेस्टी के, नागभट्ट सेकंड। हम देखते हैं कि धर्मपाल की अगेन हार होती है नागभट्ट सेकंड के द्वारा, और ये नागभट्ट सेकंड की हार होती है गोविंद थर्ड के द्वारा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं सदर्न वाला पार्ट जो है वो पावरफुल है नो डाउट बाकी रूलर्स के मुकाबले। तो सबसे पहले हमने नागभट्ट फर्स्ट के बारे में बात करी, किस तरीके से प्रतिहार डायनेस्टी के एक माइटी रूलर ये होते हैं नागभट्ट फर्स्ट। और जब ये रूल करते हैं तो अरब्स काफ़ी सारा जो है अटैक करते हैं, बट चेक किया जाता है, रोक दिया जाता है नागभट्ट फर्स्ट के द्वारा। इसके बाद कौन रूलर आते हैं? तो वत्सराज आते हैं। वत्सराज के बाद जो है कन्नौज कैपिटल बनाया जाता है वत्सराज के द्वारा, वत्सराज के द्वारा। और वत्सराज के बाद कौन आते हैं? नागभट्ट सेकेंड आते हैं, नागभट्ट सेकेंड। और नागभट्ट सेकंड के बाद फाइनली जो है हमें काफ़ी माइटी रूलर देखने को मिलते हैं जिनका नाम होता है भोज फर्स्ट या मिहिर भोज। जब भी भोज की बात आएगी तो भोज प्रतिहार रूलर जो हैं ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी से संबंधित मिहिर भोज भी कहा जाता है भोज फर्स्ट को। तो ये मोस्ट पावरफुल रूलर हैं प्रतिहार के, ध्यान रखिएगा। और ईयरलियर डिफीटेड बाय पालास बट मेड अ कमबैक, जैसा कि हम देखते हैं। और इसके बाद 12 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन भी इससे संबंधित है। अरब मर्चेंट एक होते हैं, एक ट्रेवलर भी हैं ऑब्वियसली, सुलेमान की हम बात कर रहे हैं। और ये बताते हैं कि किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से रिच डायनेस्टी ये होती हैं। और जो रूलर है मिहिर भोज, ये भी काफ़ी ज़्यादा रिच हैं इसके टाइम पे डायनेस्टीज। और इन्होंने कौन सी टाइटल अडॉप्ट करी? आदि वराह की टाइटल अडॉप्ट करी थी मिहिर भोज ने। ना बात करते हैं महेंद्र पाल की। देखिए महेंद्र पाल, अब ये नाम इतना कंफ्यूजिंग है, ये पाल डायनेस्टी के नहीं बल्कि प्रतिहार डायनेस्टी के हैं, पहली चीज़। और महेंद्र वर्मन से तो ऑब्वियसली आपको कंफ्यूज नहीं करना है, वो तो पुराना पार्ट है, चालुक्याज के हैं। तो ये जो महेंद्र पाल हैं ये प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट माइटी रूलर थे। और इनके टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड भी करती है प्रतिहार एम्पायर। और इवन नर्मदा से लेकर अगर नॉर्थ में हम देखें तो हिमालयाज तक, इवन ईस्ट ऑफ बंगाल तक इस बॉर्डर जो है इनके द्वारा एक्सटेंड की जाती हैं। इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था महाराज धीराज का। बट इम्पॉर्टेंट बात क्या आपको ध्यान रखनी है महेंद्र पाल के टाइम पे, कि इनके जो कोर्ट पोएट थे, इनके जो कोर्ट पोएट तो नहीं बट ठीक है, इनका राजशेखर जो कि एक फेमस रिनाउंड ऑथर थे, राजशेखर ये भी इनके कोर्ट में ही थे। बट ऑब्वियस सी बात है कि राजशेखर के द्वारा काफ़ी सारे अन्य डायनेस्टीज़ के बारे में भी जिक्र किया गया है।
महेंद्र पाल ने खुद ने काफ़ी फेमस बुक लिखी है कर्पूर मंजरी के नाम से। क्या नाम है? कर्पूर मंजरी। किस भाषा में लिखी गई है? प्राकृत में लिखी गई है। रीजन क्या था? टू प्लीज हिज वाइफ अवंती सुंदरी। इसके बाद काव्य मीमांसा भी है जो कि गाइड है पोएट्स के लिए, लेखकों के लिए। इसके बाद रूलर आते हैं महिपाल फर्स्ट, जो कि राष्ट्रकूटा किंग के द्वारा डिफीट कर दिए जाते हैं। इसके बाद आते हैं राज्यपाल फर्स्ट, और इस टाइम पे देखिए कृष्णा थर्ड यानी जो कि राष्ट्रकूटा रूलर हैं, इसके द्वारा अटैक देखने को मिलता है। गजनी का रेड देखने को मिलता है, और चंदेला रूलर के द्वारा जो है राज्यपाल फर्स्ट को किल कर दिया जाता है। इसके बाद आते हैं यशपाल, जो कि लास्ट रूलर होते हैं प्रतिहार डायनेस्टी के। तो जो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल है यानी जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, इसमें हमने देखा एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी कवर किया हमने गुर्जर प्रतिहार के विषय में। नाउ हम बात करेंगे बंगाल के पाल वंश की यानी पाल डायनेस्टी की। तो क्या होता है ईस्टर्न पार्ट में वो समझते हैं। हर्षवर्धन के टाइम पे जो किंग शशांक है, जैसा कि हम देखते हैं इन 637 में डेथ हो जाती है, तो उसके बाद पॉलिटिकल कन्फ्यूजन आ जाता है ईस्टर्न पार्ट में, और इसका फ़ायदा उठाया जाता है कन्नौज के रूलर यशोवर्मन के द्वारा। ये इन्वेड करते हैं। ना केवल ये बल्कि कश्मीर के जो रूलर होते हैं ललितादित्य मुक्तापिद, इनके द्वारा भी अटैक किया जाता है। इवन चाइनीज़ आर्मी भी अटैक करती है पाल पर, तो काफ़ी वल्नरेबल हो जाता है ये, क्योंकि कोई माइटी रूलर उस टाइम पे नहीं होते हैं। हम बात कर रहे हैं 7th सेंचुरी की। तो इसके बाद क्या होता है, जो असमीज रूलर है भास्कर वर्मन, अभी हमने डिस्कस भी किया था वर्मन डायनेस्टी के बारे में। तो वर्मन डायनेस्टी काफ़ी सारा बंगाल का रीजन को एक तरीके से अपने एरिया में ले लेती हैं वर्मन डायनेस्टी के द्वारा। तो 8th सेंचुरी में क्या होता है, पाल वंश की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? गोपाल के द्वारा। तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि पाल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? गोपाल थे। ये बात खलीमपुर इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलती है। खलीमपुर इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कि गोपाल फाउंडेड द पाल डायनेस्टी। एक काफ़ी फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं, उनका नाम है तारानाथ। तारानाथ ये बताते हैं कि गोपाल के द्वारा ओदांतपुरी मोनेस्ट्री बनाई गई थी। ओदांतपुरी मोनेस्ट्री एक काफ़ी फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, और कहाँ प्रेजेंट है ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। बिहार में है। किनके द्वारा बनाया गया है यह भी पूछा जाता है, तो गोपाल के द्वारा बनाया गया है। बख्तियार खिलजी जब इन्वेट करते हैं तो नालंदा उदानपुरी इन सभी को भारी क्षति पहुंचती है। यस, तो गोपाल के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पाल किंग की। तो नाम है इनका धर्मपाल। ये माइटी रूलर हैं धर्मपाल, और जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है ये इस्टेब्लिश की गई थी धर्मपाल के द्वारा। नालंदा यूनिवर्सिटी किनके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी ये आप कमेंट करके बताइएगा, ये हमने डिस्कस भी किया हुआ है पहले। लेकिन विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी यह भी बिहार में है, बिहार में भागलपुर में। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का के जो स्थापना है ये धर्मपाल के द्वारा की गई थी। तो एक काफ़ी फेमस स्कॉलर हैं विक्रमशिला मोनेस्ट्री से संबंधित, नाम है इनका अतीश दीपांकर। कौन है? बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं, दीपांकर नाम है, अतीश दीपांकर, और इनके द्वारा बोधि पथ प्रदीप नाम की बुक लिखी गई है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है अतीश दीपांकर के विषय में, ध्यान रखिएगा। कई बार अतीश भी कहा जाता है। तो कौन है? बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं। क्योंकि आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके, तो कई बार जो है बुद्धिस्ट और जैन के इंपॉर्टेंट मॉन्क्स के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। धर्मपाल से संबंधित एक बात और समझ लीजिए, इनके दरबार इनसे एसोसिएटेड एक और बुद्धिस्ट स्कॉलर देखने को मिलते हैं। नाम है इनका शांत रक्षित। शांत रक्षित यानी जो पीसफुल लोग हैं, जो शांतिपूर्ण व्यक्ति हैं, इनकी रक्षा करने वाले, इनके नाम का अर्थ है शांत रक्षित। कौन है? बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं। बुद्धिस्ट स्कॉलर की एक अलग से लिस्ट बना लीजिए और इंपॉर्टेंट बातें नोट कर लीजिए। शांत रक्षित की हम बात कर रहे हैं, पाल डायनेस्टी से संबंधित है। इनके द्वारा जो फिलोसॉफी दी गई वो इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया? माध्यमिका, योगचार और स्वतांत्रिका, इन 3 फिलोसॉफीज को कंबाइन किया। ये स्वयं एक महायान स्कॉलर थे। देखिए हीनयान और महायान को समझ लीजिए। हीनयान जो है ये ओरिजिनल कंसेप्ट्स बुद्धिज्म के देखने को मिलते हैं, जबकि जो महायान है ये लाटर पीरियड है और ये बाद में डेवलप हुई हैं। तो ये बुद्धिज्म वाले लेक्चर को मेरा रेफर कर लीजिए, क्योंकि वहीं पे मैंने इन दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। तो कौन कौन सी, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया शांत रक्षित के बारे में कि ये 3 फिलोसॉफीज को कंबाइन करते हैं। पहली तो है नागा अर्जुन की माध्यमिका ट्रेडिशन। देखिए हम नागसेन की बात नहीं कर रहे हैं। नागसेन के बारे में भी हाल ही में सवाल पूछा गया था सिविल सर्विसेज में। नागसेन जो है, नागसेन, इनके द्वारा बुक लिखी गई है
मिलिंदपन हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि मिलिंद यानी मिनेंडर से ये एसोसिएटेड थे। और लेकिन हम जब नागार्जुन की बात करेंगे तो ये माध्यमिका ट्रेडिशन के फॉलोवर थे। नागार्जुन कौन थे? एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। इनके द्वारा माध्यमिका ट्रेडिशन दिया गया। अब ये क्या है माध्यमिका ट्रेडिशन, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी। तो सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस को कवर कर लीजिए, तो वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद असंग। असंग कौन है? तो असंग और वसुबंधु ये दो ब्रदर्स थे, और दोनों ही नो डाउट काफ़ी फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं। तो असंग के द्वारा योग चार ट्रेडिशन दिया गया था इसे। और धर्म कीर्ति, धर्म कीर्ति भी काफ़ी फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं, जो कि दिगनाग से एसोसिएटेड थे। याद होगा आपको सिविल सर्विसेज वाला सवाल, दिगनाग दिनाग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो दिगनाग से ये इन्फ्लुएंस थे, यानी दिगनाग के ये शिष्य थे धर्म कीर्ति। तो इन तीनों की ट्रेडिशंस को मिला करके संत रक्षित के द्वारा फिलोसॉफी दी गई। देखिए ये चीज़ें हम क्यों डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड के अकॉर्डिंग है। तो अगर इनसे सवाल पूछे जाते हैं तो फिर आंसर करना डिफिकल्ट होगा, इसलिए हम इन्हें बिफोर हैंड प्रिपेयर कर ले रहे हैं। नाउ नेक्स्ट जो पाल रूलर हैं उनका नाम है देवपाल। देवपाल भी माइटी रूलर थे, और असम तक जो है एक्सटेंड कर दिया जाता है इनके द्वारा। तो एक्सटेंडेड एम्पायर टू कामरूप, जिसे प्रगज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता है, असम वाले रीजन की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे वर्मन डायनेस्टी पहले रूल कर रही थी। और नेपाल तक भी नो डाउट इनके द्वारा अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया जाता है। इनके कोर्ट पोएट कौन थे? तो वज्रदत्ता का नाम के एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर इनके कोर्ट पोएट थे। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर पूछा जाए कि पाल डायनेस्टी के द्वारा बुद्धिज़्म को प्रमोट किया गया, बुद्धिज़्म को पेट्रोनाइज किया गया, तो ये सभी बातें बिल्कुल सही होगी। पाल एम्पायर को रूहिमी कहा गया। रूहिमी किनके द्वारा? तो ये एक अरब मर्चेंट थे, अरब ट्रेवलर थे, नाम था सुलेमान, इनके द्वारा। इसके बाद देवपाल के बाद जो रूलर आते हैं उनका नाम है महिपाल, और इसके बाद आते हैं रामपाल। रामपाल का जिक्र संध्याकर नंदी की बुक रामचरितम में देखने को मिलता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामचरितम जो बुक है ये किनके द्वारा लिखी गई। तो बहुत सारे जो लोग हैं ये गोस्वामी तुलसीदास जी को मार्क करते हैं, बट देखिए रामचरितमानस अलग चीज़ है। रामचरितम जो है ये 12th सेंचुरी की बुक है, रामचरितमानस 15th सेंचुरी के आसपास की बुक है। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। रामचरितम संध्याकर नंदी जी के द्वारा लिखा गया है। नाउ दोस्तों हमने प्रतिहार डायनेस्टी भी कवर कर लिया, पाल डायनेस्टी भी कवर कर लिया। नाउ हम सेन डायनेस्टी की बात करेंगे, बंगाल के सेन डायनेस्टी की। तो सेन डायनेस्टी बंगाल से रूल करती हैं 11th और 12th सेंचुरी में, यानी 10th सेंचुरी तक का टाइम पीरियड हमारा कवर हो गया है। नाउ हम ईयरली मेडिवल से लेकर मेडिवल पीरियड तक पहुंच चुके हैं। तो 11th और 12th सेंचुरी की हम बात करेंगे। कौन सा क्षेत्र था? तो जहाँ पे पाल डायनेस्टी एग्जिस्ट करती थी उसी को रिप्लेस करके सेन एम्पायर, सेन डायनेस्टी आती हैं 11-12 सेंचुरी में। तो ये वाला पार्ट है, मैप में आप देख सकते हैं। तो ये जब हम देखते हैं 12th सेंचुरी के आसपास, तो हमें इस वाले रीजन में सेन डायनेस्टी देखने को मिलती है। यहाँ असम में कामरूप हैं। सदर्न पार्ट में हम देखते हैं तो यादवा डायनेस्टी है। ये हम मेडिवल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उस टाइम पे घोरीद एम्पायर देखने को मिलती है, जो कि गौरी के द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है। पाल एम्पायर के जो रूलर हैं एंड में जाकर काफ़ी वीक रूलर जो हैं, जैसे मदन पाल जो हैं, ये लास्ट रूलर हैं पाल डायनेस्टी के। इनको गद्दी से हटा दिया जाता है विजय सेन के द्वारा, और न्यू डायनेस्टी फाउंड की जाती है, नाम है सेन डायनेस्टी। तो फाउंडर कौन है? विजय सेन। पाल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? गौपाल। तो विजय सेन के बाद कौन आते हैं सेन डायनेस्टी के अंदर? तो बल्लाल सेन आते हैं, और इसके बाद लक्ष्मण सेन आते हैं। बुद्धिज़्म जो है ये लक्ष्मण सेन के टाइम पीरियड में डिक्लाइन हो जाती हैं, और बख्तियार खिलजी के द्वारा अटैक किया जाता है काफ़ी फेमस मोनेस्ट्रीज़ में, जैसे नालंदा, ओदांतापुरी, इनमें। किनके टाइम पीरियड में? तो लक्ष्मण सेन के टाइम पीरियड में, जो कि सेना डायनेस्टी के रूलर थे। लक्ष्मण सेन के द्वारा पेट्रोनाइज किया जाता है पंचरत्नाज को, यानी इनके दरबार में 5 कवि होते हैं, जिनमें जयदेव का नाम सबसे प्रमुख है। आपने इस पुस्तक के बारे में जरूर सुना होगा, गीत गोविंदम के विषय में। तो गीत गोविंदम जयदेव के द्वारा ही कंपोज किया गया है। और जयदेव कौन है? तो ये लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि हैं। लक्ष्मण सेन कौन है? सेन डायनेस्टी के रूलर हैं। सेन डायनेस्टी कहाँ एग्जिस्ट करती है? बंगाल वाले रीजन में। किस सेंचुरी में? 11th और 12th सेंचुरी में। और भी जो ऑथर्स हैं ये आप देख सकते हैं, गोवर्धन है, धोई हैं, उनपथी हैं, इसके बाद सारन है। तो दोस्तों हमने प्रतिहार, पाल, सेन, इन डायनेस्टीज को कवर कर लिया है। नाउ हम बात करेंगे राष्ट्रकूटाज की। तो देखिए ये वाला जो रीजन है, मैप में पहले ऑब्जर्व करते हैं। डेक्कन वाले पार्ट में देखिए, ये राष्ट्रकूटा एम्पायर था। कौन सा ईयर है ये?
तो ये जो ईयर है ये लगभग आपको देखने को मिलेगा 750 से 900 के बीच। कैपिटल क्या थी राष्ट्रकूटाज की? मान्यखेट। इन पर हम बात करते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए ये वाला जो पार्ट है, यानी जो डेक्कन वाला पार्ट है, कर्नाटक और ये महाराष्ट्र वाले रीजन, इनमें फर्स्ट सेंचुरी के आसपास, फर्स्ट सेकेंड सेंचुरी के आसपास सातवाहन डायनेस्टी को देखने को मिलती है। सातवाहन डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आती है थर्ड फोर्थ सेंचुरी के आसपास? तो हमें देखने को मिलती है वाकाटक डायनेस्टी, वाकाटक। और वाकाटक के बाद कौन आते हैं? चालुक्याज आते हैं, चालुक्याज। और चालुक्याज जैसा कि मैंने बताया काफ़ी लंबा पीरियड इनका हो जाता है, तो बीच में डिक्लाइन कर जाती हैं एक तरीके से। और इस पीरियड में राष्ट्रकूटाज की एंट्री होती है। राष्ट्रकूटाज नो डाउट अपने आप में काफ़ी माइटी एम्पायर है, ये हम डिस्कस करेंगे। टाइम पीरियड थोड़ा समझते हैं। तो टाइम पीरियड कौन सा है? ये वाला टाइम पीरियड है 750 से 900 के बीच का। राष्ट्रकूट शब्द का क्या अर्थ है? राष्ट्र, चीफ ऑफ अ राष्ट्र। राष्ट्र का मतलब यहाँ पे देश से नहीं है, एक क्षेत्र से, एक डिवीजन से है। ये है राष्ट्रकूटाज का अर्थ। कौन थे? देखिए फ्यूडेटरीज ऑफ चालुक्यास थे। क्या अभी आपको याद रखने की, अलग से रटने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। अभी हमने देखा कि चालुक्य डायनेस्टी जहाँ पे रूल कर रही थी, इसी के बाद आती है राष्ट्रकूटाज। तो इस तरीके से लिंकेज हमें बैठा करके चलना होता है। कैपिटल की बात करें तो ये वाला देखिए, ये पार्ट मान्यखेट है। ये मान्यखेट ही राष्ट्रकूटा की कैपिटल थी। क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये मालखेड़ के नाम से भी जानी जाती है मान्यखेट। फाउंडर कौन है राष्ट्रकूटाज के? दंती दुर्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रकूटा एम्पायर के फाउंडर कौन है? दंती दुर्ग। कौन है ये? तो चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन के ही ये फ्यूडेटरी थे। बाद में खुद की डायनेस्टी स्टैब्लिश की जाती है इनके द्वारा। कौन सी? ऑब्वियसली हम बात करें राष्ट्रकूटाज की। इसके बाद दंती दुर्ग के बाद जो रूलर्स आते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। काफ़ी सारे माइटी रूलर्स हमें देखने को मिलेंगे, जिनमें कृष्णा फर्स्ट का नाम आता है। तो कृष्णा फर्स्ट के द्वारा पल्लवाज को डिफीट किया जाता है। तो कृष्णा फर्स्ट का नाम ध्यान रखिएगा। तो इस कारण से भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलाश नाथ के जो रॉक कट टेम्पल्स हैं, जो कि नो डाउट अपने आप में काफ़ी फेमस है, यूनेस्को हेरिटेज का पार्ट है। तो एलोरा के जो मैग्निफिसेंट रॉक कट टेम्पल्स हैं, इन्हें बनाने का श्रेय कृष्णा फर्स्ट को जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कैलाश नाथ टेम्पल के इस्टेब्लिशमेंट में किनका सबसे योगदान है? तो कृष्णा फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। तो कैलाशनाथ टेम्पल जैसा कि हमें पता है भगवान शिव को समर्पित है और मोनोलिथिक रॉक से बनाई गई है। मोनोलिथिक रॉक का मतलब है एक सिंगल चट्टान को लेकर के ही इसे निर्मित किया गया है, कैलाशनाथ टेम्पल को। और देखिए जब हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करते हैं तो टेम्पल्स हमें नागर शैली के देखने को मिलते हैं। सदर्न इंडिया में हमें द्रविड़ शैली के देखने को मिलते हैं। लेकिन हमें कैलाशनाथ टेम्पल के तहत नागर और द्रविड़ दोनों का कंबाइंड देखने को मिलेगा। तो दोनों ही नागर और द्रविड़ दोनों ही शैली एग्जिस्ट करती हैं कैलाशनाथ टेम्पल में। इसकी चर्चा हम आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स में डिटेल से करेंगे। कृष्णा फर्स्ट के बाद आते हैं ध्रुवा। तो ध्रुवा जैसा कि अभी हमने देखा था ट्राईपार्टिट स्ट्रगल के टाइम पे कि गुर्जर प्रतिहार और पालाज को डिफीट करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। इसके बाद आते हैं गोविंद थर्ड। गोविंद थर्ड भी एक माइटी रूलर है। इनकी मिलिट्री अचीवमेंट्स ये होती हैं कि प्रतिहार के नागभट्ट को ये डिफीट करते हैं, कांची के पल्लवा को। इसके बाद आते हैं अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष कौन है? राष्ट्रकूटा रूलर हैं और इन्हीं के द्वारा मान्यखेट में कैपिटल इस्टेब्लिश की जाती है। लेकिन अमोघ वर्ष ज़्यादा फेमस है इस कन्नड़ा वर्क के कारण। देखिए कन्नड़ा में जो वन ऑफ द फर्स्ट वर्क है ये अमोघ वर्ष के द्वारा देखने को मिलता है, जो कि राष्ट्रकूटा किंग के रूलर हैं। बुक का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नाम है कवि राजमार्ग। कवि राजमार्ग नाम से ध्यान रखने का प्रयास करिए। कवि से ही संबंधित है, यानी ऑथर्स को किस तरीके से लिखना चाहिए, इन सब चीज़ों से ये संबंधित है। और ये अमोघ वर्ष की हम बात कर रहे हैं। अमोघ वर्ष के द्वारा कवि राजमार्ग लिखा गया है। इन्हें साउथ के अशोका के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी फेमस ये रूलर रहे हैं सदर्न इंडिया के। इसके बाद आते हैं इंदिरा थर्ड, और ये हमने देखा था कि प्रतिहार रूलर जो महिपाल होते हैं इनको हराया जाता है इंदिरा थर्ड के द्वारा। और इसके बाद जो लास्ट ग्रेट राष्ट्रकूटा रूलर हैं इनका नाम है कृष्णा थर्ड। ये काफ़ी माइटी रूलर थे। और चोला रूलर पारंतक, अभी हमने चोला डायनेस्टी डिस्कस नहीं करी है, जब हम डिस्कस करेंगे तो देखेंगे कि राजेंद्र चोल और काफ़ी सारे जो माइटी रूलर हैं इनके बाद पारंतक आते हैं, और पारंतक को जो है कृष्णा थर्ड के द्वारा ही डिफीट किया जाता है। दोस्तों असम वाले रीजन में क्या हो रहा था 8th से 10th सेंचुरी के बीच?
क्योंकि हमने देखा पाल डायनेस्टी आती हैं, उसके बाद जो है सेना डायनेस्टी देखने को मिलती हैं। तो उस टाइम पीरियड में असम वाले रीजन में सलम्ब डायनेस्टी एग्जिस्ट करती थी। केवल नाम ही आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा कोई बात याद नहीं रखनी है। असम में कौन सी डायनेस्टी थी? सलम्ब डायनेस्टी। कौन सी सेंचुरी में? 8th से 10th सेंचुरी में। तो ये देखिए कामरूप यानी असम वाला रीजन, कामरूप, प्रगज्योतिषपुर, ये सारे एक ही नाम है। ये रहती हैं पालाज के अंडर 800 तक। इसके बाद एक लोकल रूलर होते हैं, नाम होता है हर्षवर्मन। ये इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं पालाज से और सलम डायनेस्टी की स्थापना करते हैं। ना दोस्तों, हम 11th-12th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तो ओडिशा वाले रीजन में क्या था? ये वाला मैप थोड़ा अनक्लियर है, बट आप समझ लीजिए, हम ओडिशा वाले रीजन की बात कर रहे हैं। तो ईस्टर्न गंग डायनेस्टी देखने को मिलती है, जिन्हें चोट गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये 11th से लेकर 15th सेंचुरी तक रहती हैं। कैपिटल क्या है? तो कलिंग ही रहता है कैपिटल, कलिंग नगर के नाम से उस टाइम पे जाना जाता है। जो अनंत वर्मन चोट गंगा काफ़ी फेमस माइटी रूलर रहते हैं ईस्टर्न गंग डायनेस्टी के, और इनके द्वारा ही पुरी के जगन्नाथ टेम्पल का निर्माण किया जाता है। वर्ल्ड वाइड फेमस टेम्पल जगन्नाथ टेम्पल की हम बात कर रहे हैं, तो अनंत वर्मन के द्वारा बिल्ट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब हम बात करते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर की, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिम्ह देव वर्मन के द्वारा किया जाता है, जो कि ईस्टर्न गंग डायनेस्टी से अपना संबंध रखते हैं। ध्यान रखिएगा, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी जो कि ओडिशा की हैं, ये नरसिम्ह देव वर्मन के द्वारा सन टेम्पल बनाया जाता है, और अनंत वर्मन के द्वारा जगन्नाथ टेम्पल का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, हमने 10th सेंचुरी तक के टाइम पीरियड को कवर कर लिया है ना। अब हम बात करते हैं 1000 से लेकर 1200 AD तक की। इसके बाद जो है मेडिवल इंडिया का स्टार्ट कह सकते हैं हम 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी के बाद। तो नॉर्दर्न इंडिया में क्या हो रहा था ये समझते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का एज था, यानी काफ़ी सारे विवाद देखने को मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि ट्राइपार्टेट स्ट्रगल के दौरान जो किंगडम्स है, जो कि 3 माइटी किंगडम्स है, ये काफ़ी सारे छोटे छोटे किंगडम्स में बट जाते हैं। तो 12th सेंचुरी में जब हम नॉर्दर्न इंडिया को देखते हैं, तो इनमें काफ़ी सारे हमें राजपूत क्लेन्स देखने को मिलते हैं, जिनमें काफ़ी फेमस है प्रतिहार डायनेस्टी, चहमान डायनेस्टी जो कि अजमेर की हैं। बुंदेलखंड में हमें चंदेलास देखने को मिलते हैं, और मालवा में परमार डायनेस्टी होती हैं। सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये है चहमान डायनेस्टी, चौहान या चौहान के नाम से। अब इनमें आप देखिए इंपॉर्टेंट लोकेशंस को। इसमें दिल्ली का है, जिसका प्रेजेंट नेम दिल्ली है ऑब्वियसली। इसमें देखिए सकम्भरी जो है ये कैपिटल रहती हैं चहमांस की। अजय मेरू प्रेजेंट नाम अजमेर। अभी ये हम डिस्कस करेंगे आगे। तो जो चहमान है ये कहाँ से रूल कर रहे होते हैं? सकम्भरी से, या सांभर है प्रेजेंट नेम, तो चौहान ऑफ सांभर कहते हैं, या फिर चहमान ऑफ सकम्भरी। फाउंडर का नाम क्या है? तो सिंहराज के द्वारा चहमान डायनेस्टी की स्थापना की जाती है। इसके बाद आते हैं विग्रहराज, और इसके बाद आते हैं अजय राज के द्वारा ही अजय मेरू की स्थापना की जाती है। प्रेजेंट नेम है अजमेर। इसके बाद आते हैं विग्रहराज फोर्थ, और इसके बाद आते हैं पृथ्वीराज थर्ड। देखिए, इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, तो बस मैंने नाम ही बताया है। बहुत ज़्यादा रिसर्च मत करने बैठिएगा इन चीज़ों पर, क्योंकि फिर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उतना नहीं देखने को मिलेगा। जब हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज थर्ड की, तो ज़रूर आपने तराइन के बैटल के बारे में सुना होगा। तो जो तराइन का फर्स्ट बैटल है, इनमें जो मोहम्मद घौरी के साथ इनका बैटल होता है, इसमें हार होती है घौरी की फर्स्ट बैटल में, बट सेकेंड बैटल में अनफॉर्चुनेटली पृथ्वीराज थर्ड को हार का सामना करना पड़ता है। 2 बुक्स हैं, तो कौन कौन सी 2 बुक्स हैं पृथ्वीराज थर्ड से संबंधित? पहली तो है पृथ्वीराज रासो, जो कि चांद बरदाई के द्वारा लिखी गई है, जो कि नो डाउट कोल्ड पोएट होते हैं उस टाइम पे। उसके बाद पृथ्वीराज विजय नाम की दूसरी बुक है, जो कि जयंक के द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज रासो, ध्यान रखिएगा कि इनके द्वारा लिखी गई है चांद बरदाई के द्वारा। ना दोस्तों, हम बात करते हैं बुंदेलखंड वाले रीजन में। तो बुंदेलखंड वाले रीजन में हमें चंदेल डायनेस्टी देखने को मिलेगी। तो ये कौन है? गुर्जर प्रतिहार के ही फ्यूडेटरीज हैं। देखिए, ये फ्यूडेटरीज समझना बहुत आसान है। जिस पर्टिकुलर एरिया में उससे पहले जो डायनेस्टी होती है, वही ना फ्यूडेटरी रहेंगी। जैसे हम देखते हैं कि वेस्टर्न पार्ट में गुर्जर प्रतिहार रूल कर रहे होते हैं, कन्नौज वाले रीजन में बेसिकली। तो काफ़ी बड़ा एम्पायर होता है वैसे गुर्जर प्रतिहार का। इसके बाद आते हैं चंदेलाज। तो चंदेलाज की स्थापना, चंदेला डायनेस्टी की स्थापना किनके द्वारा की जाती है? नन्नुक के द्वारा। क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ इंपॉर्टेंट है। फाउंडर का नाम आपको ध्यान रखना है। 9th सेंचुरी में नन्नुक के द्वारा चंदेलाज डायनेस्टी की स्थापना की जाती है।
बस यही एक खास बात है, रूलर्स का नाम मैंने लिख दिया है, बस पढ़ लें आप, इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करने का ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। नन्नुक जो है ये फाउंडर होते हैं, इसके बाद वाकपति आते हैं, इसके बाद जय शक्ति और विजय शक्ति हैं, फिर राहिला है, फिर श्रीहर्षा है। याद करिए हमने पहले एक फेमस बुक पढ़ा है श्रीहर्षा के द्वारा, रिवाइज करिए। इसके बाद यशोवर्मन है जिन्होंने लक्ष्मण टेम्पल को कमीशन किया है। इसके बाद धंगदेव है जो कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट चंदेला किंग है। इसके बाद गंगदेव हैं, विद्याधर हैं, फिर विजयपाल हैं। इस तरीके से काफ़ी सारे रूलर्स हमें चंदेलाज में देखने को मिलते हैं, बट याद आपको रखना है फाउंडर को। फाउंडर कौन है? नन्नुक। दोस्तों नाउ हम बात करेंगे 10th सेंचुरी के माइटी एम्पायर की, परमार्स की हम बात कर रहे हैं, मालवा के परमार की। पहले मैप को ऑब्जर्व करते हैं। ये देखिए, ये थानेश्वर है, किनसे संबंधित है? पुष्यभूति डायनेस्टी से। ये इंद्रप्रस्थ है जो कि प्रेजेंट नेम क्या है? दिल्ली है। और यहाँ तक हमें परमार डायनेस्टी का रीजन देखने को मिलता है। ये चंद्रावती है, धारा है, उज्जैनी है, और ये सैनपुरा है। तो परमार डायनेस्टी के अर्लीस्ट नॉन किंग कौन है? उपेंद्र है। कैपिटल क्या थी? धारा थी, ये हमने मैप में देख लिया है। और अगेन आप बताइए ये किनके फ्यूडेटरीज होंगे? तो राष्ट्रकूटाज के। क्यों? क्योंकि यस, लेट्स गो टू द मैप अगेन। इस वाले रीजन में कौन सी डायनेस्टी थी? राष्ट्रकूटाज। परमार के सबसे फेमस रूलर की बात करते हैं तो नाम है भोज परमार। भोज परमार जो है ये सबसे फेमस रूलर हैं परमार डायनेस्टी के। देखिए ये मिहिर भोज से आपको कंफ्यूज नहीं करना है। मिहिर भोज या फिर जो भोज फर्स्ट हैं ये प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर हैं, जो कि लगभग 9th सेंचुरी में हमें देखने को मिलती है। लेकिन जब हम परमार डायनेस्टी के रूलर की बात करेंगे तब भोज का नाम आएगा। भोज परमार के नाम से ये जाने जाते हैं, भोज परमार। तो इसलिए मैंने दोनों बता दिया, इन दोनों में आप कंफ्यूज ना हो। चालुक्याज को डिफीट करते हैं ये, इनका अलायंस भी बनता है चालुक्याज के साथ, ठीक है। और इसके बाद नो डाउट काफ़ी एक माइटी एम्पायर जो है, अभी हम ये इन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम आगे डिस्कस करेंगे जब चोला डायनेस्टी को, उस टाइम पे हम ये चीज़ें दोबारा डिस्कस करेंगे। इनके द्वारा भोजपुर की स्थापना की जाती है, जो कि भोजशाला भी इस्टेब्लिश किया जाता है, इसके अलावा भोजपुर भी इस्टेब्लिश किया जाता है। तो इस तरीके से हमने भोज परमार को डिस्कस किया, जो कि एक माइटी रूलर हैं परमार डायनेस्टी के। इसके बाद परमार डायनेस्टी के रूलर होते हैं जय सिम्हा फर्स्ट, और बिल्हण की जो राइटिंग है इनमें मेंशन किया गया है जय सिम्हा फर्स्ट का। बिल्हण कौन है? काफ़ी फेमस ऑथर हैं, इनके द्वारा विक्रम देव चरितम नाम की बुक लिखी गई है। देखिए कल्हण अलग ऑथर है, कल्हण के द्वारा तो राज तरंगिनी लिखी गई है, बट बिल्हण के द्वारा विक्रम देव चरितम लिखी गई है। दोनों ही बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो रूलर हैं उनका नाम है लक्ष्मण देव। फिर आते हैं महाकाक देव जो कि लास्ट रूलर हैं परमार के। ना दोस्तों हम बात करेंगे गुजरात के चालुक्याज की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चालुक्य डायनेस्टी लंबे समय तक एग्जिस्ट करती हैं, बट अलग अलग पार्ट में जो है फ्रेगमेंट हो जाती हैं। तो इनमें हम गुजरात वाले रीजन की बात करेंगे तो सोलंकी राजपूत रूल करते हैं 10th से लेकर 13th सेंचुरी के बीच, जो कि गुजरात के चालुक्याज के नाम से जाने जाते हैं। मैप में दिखाता हूँ, ये मैप देखिए। तो ये जो मैप है इनमें हम देख रहे हैं कि ये गुजरात वाला पार्ट है, सोलंकी राजपूत के द्वारा रूलिंग की जा रही है। अभी हम पढ़ते हैं रूलर्स के बारे में। तो जो माइटी रूलर होते हैं सोलंकी राजपूत के तहत, ये हैं भीमा फर्स्ट। तो भीमा फर्स्ट के ही टाइम पे महमूद गजनी के द्वारा अटैक किया जाता है सोमनाथ पर 1025 एडी में। सोमनाथ टेम्पल के प्लंडर के बारे में हम सबने पढ़ा है। भीमा फर्स्ट के द्वारा ही सन टेम्पल बनाया जाता है, मोधेरा सन टेम्पल काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और भीमा फर्स्ट की जो वाइफ हैं उदयमती, इन्होंने ही रानी की वाव स्टेप वेल को बिल्ड किया है। और रानी की वाव जैसा कि हमें पता है कि 100 रुपी नोट में जो है हमें 100 रुपी नोट में रानी की वाव स्टेप वेल देखने को मिलता है। और इसके बाद वन ऑफ द 5 फेमस जो दिलवारा टेम्पल हैं जिनमें विमल वसाही जो हैं, विमल वसाही टेम्पल जो कि जैन लॉर्ड ऋषभ देव को समर्पित है, ये इनके ही मिनिस्टर यानी भीमा फर्स्ट के ही मिनिस्टर विमलसा के द्वारा बिल्ट किया गया था। नेक्स्ट रूलर की बात करते हैं तो भीमा फर्स्ट के बाद आते हैं कर्ण नाम के रूलर, और इनके द्वारा कर्णावती जो कि प्रेजेंट अहमदाबाद है इस्टेब्लिशमेंट की जाती है कर्ण के द्वारा। इसके बाद हम चालुक्यास के तहत ही देखते हैं जय सिम्हा सिद्धराज के बारे में। इनके ही समय पे जो हेमचंद्र हैं, हेमचंद्र एक काफ़ी फेमस जैन स्कॉलर हैं। देखिए यूपीएससी के द्वारा ये सब पूछा गया है, अभी हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से समझें। तो जय सिम्हा सिद्धराज के द्वारा हेमचंद्र नाम के जैन मॉन्क होते हैं, इनके द्वारा देसी नामला नाम की एक बुक लिखी जाती है, और रनक देव से इनके लीजेंड्स एसोसिएटेड हैं। इसके बाद जो रूलर आते हैं उनका नाम है कुमारपाल, नथिंग सिग्निफिकेंट अबाउट हिम। इसके बाद आते हैं भीमा सेकेंड, जो कि गौरी को सक्सेसफुली रेपल करने में कामयाब होते हैं। ना दोस्तों दिल्ली की बात करते हैं।
तो दिल्ली में जो है 10th 11th सेंचुरी के आसपास हमें तोमर रूलर्स देखने को मिलते हैं। हरियाणा और दिल्ली वाला पार्ट होता है। दिल्ली का हमने अभी मैप में देखा था, इस वाले रीजन से इनकी कैपिटल रहती है। और अगेन आप समझिए प्रतिहार डायनेस्टी के बाद ही ये आते हैं, तो ये प्रतिहार के फ्यूडेटरीज होते हैं। आपको बस फाउंडर का नाम ध्यान रखना है कि दिल्ली के तोमर्स डायनेस्टी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्टैब्लिशमेंट अनंग पाल के द्वारा की गई थी। 11th सेंचुरी वाले टाइम पीरियड में ही कन्नौज वाले रीजन में इस वाले पार्ट में गढ़वाल डायनेस्टी देखने को मिलती है। गढ़वाल डायनेस्टी फाउंडर कौन है? चंद्रदेव फर्स्ट होते हैं। इसके बाद रूलर्स आते हैं, ये सब आपको ध्यान नहीं रखना है। लास्ट रूलर कौन होते हैं कन्नौज के गढ़वाल के? तो जयचंद होते हैं। और जयचंद के बारे में आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वीराज थर्ड जो हैं ये जयचंद की बेटी संयुक्ता से विवाह लव मतलब इनका प्रेम प्रसंग रहता है संयुक्ता के साथ। और इस कारण से जब हम देखते हैं कि घौरी को सपोर्ट किया जाता है कन्नौज के रूलर जयचंद के द्वारा। और हालांकि एंड में जो है वो गौरी अटैक खुद भी करते हैं कन्नौज पर। और इस तरीके से जो है चंदावर के युद्ध में हम देखते हैं कि जयचंद को गौरी से हार का सामना करना पड़ता है 1194 में। ये तराइन के युद्ध के बाद हो रहा होता है। ये सब चीज़ें हम मेडिवल डायनेस्टी के टाइम पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आपको चिंता नहीं करना है इन चीज़ों को लेकर के। ना देखिए कश्मीर वाले रीजन की बात करते हैं। तो कश्मीर के किंगडम के बारे में जो जिक्र है ये राज तरंगिनी में देखने को मिलता है। तो कई बार पूछा जाता है कि राज तरंगिनी में किस इंपॉर्टेंट बात का जिक्र है, तो कश्मीर की डायनेस्टी से संबंधित जिक्र है। ऑथर कौन है? कल्हण है। अच्छा 7th सेंचुरी में देखते हैं कि क्या हो रहा होता है कश्मीर में। तो उस टाइम पे जो है कारकोट डायनेस्टी होती है। तो 7th सेंचुरी में जो कारकोट डायनेस्टी है इनके फाउंडर का नाम है दुर्लभ वर्धन। क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि कारकोट डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? दुर्लभ वर्धन। क्या है ये कारकोट डायनेस्टी? तो 7th सेंचुरी में कश्मीर वाले रीजन में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। और ऑब्वियस सी बात है जब 7th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं तो हर्षा की भी बात आएगी। हर्षवर्धन के कंटेम्पररी होते हैं। और ह्वेनसांग जब हर्षवर्धन के एम्पायर को विजिट करते हैं तो बाकी क्षेत्रों में भी जाते हैं। तो जब वो कश्मीर पहुंचेंगे तो कारकोट डायनेस्टी को विजिट करेंगे। तो ये सब चीज़ें इसी तरीके से समझनी है। फेमस रूलर की बात करते हैं कारकोट डायनेस्टी के, तो नाम है इनका ललितादित्य मुक्तापिद। ये जो ललितादित्य हैं ये सबसे फेमस रूलर हैं कारकोट डायनेस्टी के। और कन्नौज के यशोवर्मन के खिलाफ ये जीत दर्ज करते हैं। और मार्तंड सन टेम्पल जो कि काफ़ी फेमस सन टेम्पल है जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, ये ललितादित्य के द्वारा ही बनाया जाता है। नेक्स्ट कश्मीर के इंपॉर्टेंट डायनेस्टी की बात करते हैं तो उत्पल डायनेस्टी जो है ये 8th से 10th सेंचुरी में देखने को मिलती है। अवंती वर्मन के द्वारा स्टेब्लिश की जाती है। और किंग मेकर्स किन्हें बोला गया है? तो तंत्री को, एकांग को और दामर को। इस तरीके के टर्म्स कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो फुट सोल्जर्स को तंत्री कहा जाता है, रॉयल बॉडीगार्ड्स को एकांग और लैंडेड चीफ को डामर कहा जाता था। राज तरंगिनी जो कि किनके द्वारा लिखी गई है? कल्हण के द्वारा। क्या है? कश्मीर के इतिहास से संबंधित बुक है। तो इनमें 3 वुमेन रूलर्स का जिक्र मिलता है राज तरंगिनी में, जो कश्मीर को रूल कर रही होती हैं। इनमें पहली हैं यशोवती जो कि गोनान डायनेस्टी से हैं, दूसरी हैं सुगंधा जो कि उत्पल डायनेस्टी से हैं, तीसरी हैं दिद्दा जो कि यस्कार डायनेस्टी से हैं। तो यस्कार डायनेस्टी के बारे में देखते हैं। यस्कार डायनेस्टी ऑफ कश्मीर, क्वीन दिद्दा जो है इसी डायनेस्टी से अपना संबंध रखती हैं। और ये सेम गुप्ता नाम के राजा की पत्नी होती हैं और सिंह राज की डॉटर होती हैं। कल्हण के द्वारा इन्हें रूथलेस क्वीन बताया गया है। इसके बाद कश्मीर में हिंदू शाही डायनेस्टी आती हैं। और हिंदू शाही डायनेस्टी 9th सेंचुरी में कल्लर के द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है। कल्लर आते हैं, फिर इसी में जयपाल आते हैं और इसके बाद आनंदपाल आते हैं। तो यही ये जो जयपाल हैं इनके विषय में हम पढ़ते हैं कि महमूद गजनी के द्वारा इनके एम्पायर में अटैक किया जाता है। ठीक है, 1001 AD के आसपास। तो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जयपाल किस डायनेस्टी से थे, तो ध्यान रखिएगा हिंदू शाही डायनेस्टी से थे। अच्छा अब ये मैप थोड़ा देखते हैं। देखिए गजनवीड एम्पायर है, यहाँ पे हिंदू शाही हैं कश्मीर वाले रीजन में। और इस टाइम पे दिल्ली में कौन सी डायनेस्टी है? ऑब्वियसली तोमर डायनेस्टी है, ये हमने डिस्कस किया है। चौहान के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमने परमार्स के बारे में डिस्कस किया। चालुक्याज के बारे में हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। गुर्जर प्रतिहार वाला हमने देखा अच्छे से डिटेल में। चंदेलाज के बारे में हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। इसके बाद पाल एम्पायर तो हमने कवर कर लिया है। अब बाकी के जो डायनेस्टीज है वो हम कवर करते हैं। ये कारकोट एम्पायर है। ये कारकोट के बारे में अभी जो हमने पहले डिस्कस किया था कि 8th सेंचुरी में कश्मीर वाले रीजन में ये वाला पूरा पार्ट देखिए। ये वाला पूरा पार्ट जो है कारकोट डायनेस्टी के एम्पायर से संबंधित है। हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं कालचूरी डायनेस्टी की। ये मैप में आप बार बार देख रहे होंगे ये वाला पार्ट जो है कालचूरी डायनेस्टी का। तो कालचूरी या चैदीज भी कहा जाता है।
तो किस रीजन में ये कालचुरी डायनेस्टी है? तो नर्मदा और गोदावरी के बीच है, जैसा कि अभी हमने मैप में देखा। और कैपिटल क्या थी? त्रिपुरी थी। देखिए त्रिपुरा की हम बात नहीं कर रहे, ऑब्वियस सी बात है। त्रिपुरी जो है ये जबलपुर के पास है, जबलपुर एमपी में। फाउंडर का नाम क्या है? फाउंडर का नाम है कोक्कल। कोक्कल नाम के जो फाउंडर है, इनके द्वारा कालचुरी डायनेस्टी की स्थापना की जाती है। कालचुरी के फेमस जो रूलर हैं उनका नाम है युवराज। और युवराज के टाइम पे ही फेमस पोएट राजशेखर होते हैं। राजशेखर के द्वारा विद्धसाल भंजिका नाम की बुक जो है ये लिखी गई है। ना हम बात करेंगे वेस्टर्न चालुक्य की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 6th सेंचुरी में जो चालुक्य डायनेस्टी रहती हैं वो बादामी के चालुक्याज होते हैं। और 12th सेंचुरी के आसपास जो हैं ये वेस्टर्न चालुक्याज या कल्याणी के चालुक्याज कहलाते हैं। तो लाटर वेस्टर्न चालुक्याज, ऑब्वियस सी बात है, हम लाटर वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये बाद वाले चालुक्य डायनेस्टी के रूलर हैं। तो इनके फाउंडर का नाम होता है तैलप सेकेंड। तैलप नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हम स्टार्टिंग जब बादामी के चालुक्य की बात करेंगे तो उसके फाउंडर कौन है ये आप कमेंट करके बताइए। जब वेस्टर्न चालुक्याज की हम बात करेंगे तो फाउंडर का नाम है तैलप सेकेंड। और ये लास्ट स्लाइड है। आई नो काफ़ी सारे डायनेस्टीज हमने डिस्कस किया है, और अगर आप वन गो में देख रहे होंगे चीज़ों को तो काफ़ी सारे फैक्ट्स आपको लग रहे होंगे हैं, बट जब आप 2-3 रिवीजन कर लेंगे तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएंगी। हाँ, इंपॉर्टेंट रूलर की बात करते हैं तो वेस्टर्न चालुक्य के इंपॉर्टेंट रूलर हैं विक्रमदेव सिक्स्थ। ये ग्रेटेस्ट रूलर हैं इस डायनेस्टी के। और बिल्हण के बारे में जैसा कि अभी हमने जिक्र किया था, विक्रमदेव चरितम इनके द्वारा लिखी गई है। तो जो बिल्हण हैं और जो विज्ञानेश्वर हैं ये दोनों ही जो हैं विक्रमदेव सिक्स्थ के दरबार में मौजूद होते हैं। विज्ञानेश्वर के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? मिताक्षरा। ये भी हम आगे डिस्कस भी करेंगे, यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो दैट्स इट। देखिए इसके बाद जो है चोलाज हैं और भी कई सारे डायनेस्टीज हैं, बट हम उन्हें अर्ली मेडिवल पार्ट का हिस्सा मानेंगे और मेडिवल डायनेस्टी के टाइम पे जिक्र करेंगे उन डायनेस्टीज का। दोस्तों पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूं टेलीग्राम चैनल की। मैंने पीडीएफ को बिल्कुल क्लीन रखा है, कोई वाटरमार्क नहीं, कोई एक्स्ट्रा लिंक वगैरह एम्बेड नहीं किया है। तो आप बार बार अच्छे से रिवाइज करें इन फैक्ट्स का। और इसके अलावा देखिए ये जो हमने पढ़ाई करी है अभी एंशिएंट हिस्ट्री की, ये अधूरी है जब तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना डिस्कस करें। तो आप कमेंट करके बताइए कि हम पहले मेडिवल डायनेस्टी को लें या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करें। ऑब्वियस सी बात है प्रीवियस ईयर को पहले डिस्कस कर लेना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों के विचार अलग होते हैं कि हम सारी टॉपिक्स को पहले पढ़ लें फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। तो जैसा भी आपका विचार होगा इस मुद्दे पर, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।